हेलो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है ये है चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। ये कक्षा 10th के लिए है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे रियल लाइफ में अवेयरनेस के लिए भी है और प्लस में एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग ये 10 से 15 नंबर आपको एग्जाम्स में दे करके जाएंगे, तो ये चैप्टर को आप अच्छे से डीपली समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे बात आ रही है जनन की। ये जनन क्या होता है? तो जनन या प्रजनन बोलो इसको इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये वर्ड है कि रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? तो सीधे सीधे मतलब ये समझो कि हम आप या जो भी चीज़ हम जो लिविंग थिंग्स दिख रहा है, तो ये जो कंटिन्यूअस जो हमें दिख रहा है ना, ये जनन के जो जरिए ही हुआ है, मतलब रिप्रोडक्शन के जरिए हुआ है। जैसे मान लो सपोज दैट कि डॉग है और डॉग का बच्चा क्या होगा? डॉग होगा। तो आज हमें जो डॉग दिख रहा है या हमारे जैसे इंसान दिख रहे हैं या आप दिख रहे हैं, कोई भी दिख रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि ये मतलब कि जनन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है इसका, ठीक है? इसी इसी के कारण हम इसे देख पा रहे हैं, ठीक है? तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अपने जैसा ही चीज़ों को मतलब कि बनाना या रिप्रोड्यूस करना, ठीक है? जनन करना, ये चीज़ है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। अब इसके लाइन बाय लाइन हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन के बारे में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे है पोषण, शोषण और उत्सर्जन। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस में कि पोषण का मतलब क्या होता है? जिससे हमें एनर्जी मिलती है, हम खाना खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, तो वो हमारा पोषण कहलाया। शोषण, जिससे हम साँस लेते हैं, हमें ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन ब्लड में मिल कर के वो भी हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि जो हमारे बॉडी में वेस्टेज जो होते हैं, जैसे यूरिन वगैरह हो गया, इसको हम क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, तो इसी को बोलते हैं उत्सर्जन। तो ये तीनों चीज़ जो है ना, अगर हम देख रहे हैं तो इसके बगैर हमारा लाइफ जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, सर्वाइव हम नहीं कर सकते इसके बगैर, ठीक है? ये सब क्या है? अनिवार्य प्रक्रिया है। लेकिन इसके विपरीत जो है ना प्रजनन, यह अनिवार्य प्रक्रिया नहीं है। मतलब कि जो रिप्रोडक्शन है ये इसेंशियल नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अगर ये रिप्रोडक्शंस ह्यूमन्स या एनिमल्स ना करें, जब भी वो ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन पोषण, शोषण और उत्सर्जन ना करें तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन ना करे तब भी इंसान ज़िंदा रह सकता है। लेकिन रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? तो रिप्रोडक्शन इसीलिए ज़रूरी है ताकि आगे जनरेशंस में हमें चीज़ें दिख सकें, सारी चीज़ को बैलेंस हो सके, ये चीज़ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यह आवश्यक नहीं है हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए। ये पॉइंट पहला पॉइंट था, समझ में आया? सेकंड पॉइंट है, इसमें जीव अपनी बहुत ऊर्जा खर्च करता है। तो रिप्रोडक्शन में जो होता है ना, क्या करता है? जो जीव है वो बहुत सारी एनर्जी को क्या करता है? वेस्ट करता है। सपोज दैट देखो, अब रिप्रोडक्शन क्या है कि जैसे देखो सपोज दैट कि हम देखते हैं ना कि घर में अगर कोई बच्चा पैदा लेता है, ठीक है, जैसे बॉयज़ हैं, तो कहता है अरे बॉयज़ आया, लड़का है, हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाएगा। लेकिन अब तो गर्ल्स भी है, उस पे बहुत फ़ोकस करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ बॉयज़ आए तो खुशी और गर्ल्स हो तो दुखी होना चाहिए। लेकिन जब जैसे होता है ना कि घर में बच्चा आता है तो कहता है कि अरे चलो हमारा जनरेशन आगे जाएगा। मतलब जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए या स्पीशीज़ को आगे जनरेशन तक लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है। अब यही यही पॉइंट जो अभी मैंने बोला, यही पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है। किसी भी प्रजाति के जीवों में बड़ी संख्या में उन्हें ध्यान देने योग्य बनाती है। तो अगर मान लो कोई भी जीव रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, जैसे मान लो सपोज दैट कि कैट है, ये कैट है। कैट अगर मान लो आज से 20 साल पहले से रिप्रोडक्शन छोड़ दें, आज से 20 साल पहले रिप्रोडक्शन अगर छोड़ देता, रिप्रोडक्शन होता नहीं कैट में, तो क्या आज के समय में हमें कैट नज़र आता? आज के समय में कैट नज़र आता? नहीं नज़र आता। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है कि हमें आगे जनरेशन में चीज़ों को देखने को मिलता है और सर्वाइव करने के मिलता है, इसीलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। इसी का अगला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि प्रजनन करने वाले जीव नए जीवों को जन्म देते हैं। रिलेटिव बात है, जो रिप्रोडक्शन करता है एक नए स्पीशीज को जन्म देता है। जैसे कि कैट है तो किसे जन्म देगा? कैट को देगा जन्म, तो एक नया कैट बन गया ना, ठीक है, जो कि काफ़ी हद तक उसके ही जैसा दिखता है। रिलेटिव बात है कि कैट कैट के जैसा ही दिखेगा, डॉग, ठीक है,
डॉग के जैसा ही दिखेगा। तो मतलब क्या है कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ठीक हूबहू कॉपी देता है। ठीक है, जो इंसान के बच्चे इंसान जैसे दिखेंगे, जानवर के बच्चे जानवर जैसे दिखेंगे, सांप है सांप जैसे ही दिखेंगे। ठीक है, तो हूबहू कॉपी देता है। तो ये पॉइंट आप प्रजनन के ना 5 पॉइंट 4 पॉइंट है, ये चीज आप याद कर लेना। ठीक है, समझ लेना। अब इसका अगला पॉइंट है डीएनए। हमारा जो अगला पॉइंट है यहाँ पे है डीएनए और उसके बाद है वेरिएशन, विविधता। तो डीएनए क्या होता है, ये डीएनए जो होता है ना एक्चुअली में होता है सेल में, सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं ना उसी में पाए जाते हैं डीएनए। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि डीएनए का मतलब कि यहाँ पे देखो जीव जीव एक जैसी दिखती हैं क्योंकि शारीरिक संरचना ब्लूप्रिंट समान होती है। तो जो एक जीव होता है जो दूसरा जीव एक जैसे दिखते हैं क्योंकि उसके क्या है, शारीरिक संरचना क्या होती है, एक जैसी होती है। जैसे इंसान है तो इंसान क्या होता है, उसकी शारीरिक संरचना अगर एक जैसी है तो वो एक जैसे दिखेंगे इंसान। कोई भी पहचान जाएगा ये इंसान है, कोई पहचान जाएगा कि ये ह्यूमन है, कोई डॉग है या कैट है। तो किसके वजह से पहचानेंगे, हम उसके बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से समझेंगे। तो बॉडी स्ट्रक्चर का क्या होता है, इसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट का मतलब हूबहू एक जैसा रूपरेखा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसा दिखेगा ना, उसी को बोलेंगे ब्लूप्रिंट है। क्या बोलेंगे, ब्लूप्रिंट है। ठीक है, ब्लूप्रिंट कोशिका के केंद्र में मौजूद क्रोमोसोम में पाए जाने वाले डीएनए अणुओं में निहित होता है। तो मतलब कि जो ब्लूप्रिंट है, मतलब कि ये जो पार्ट है, जो ब्लूप्रिंट है, ये पाया जाता है कहाँ, वो पाया जाता है क्रोमोसोम्स में। किस में पाया जाता है, क्रोमोसोम्स में। और क्रोमोसोम्स कहाँ होता है, वो होता है डीएनए में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डीएनए में पाया जाता है क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स में होता है ब्लूप्रिंट। क्रोमोसोम्स में क्या होता है, ब्लूप्रिंट। तो इसका मतलब यही चीज़ आज से कुछ दिन पहले कि जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, सारे लोग जल गए थे। तो उसे ना आइडेंटिफाई करना मुश्किल था कि किसकी फैमिली के हैं लोग। तो क्या किया गया, उसके बॉडीज़ का डीएनए टेस्ट किया गया, उसके फैमिली का डीएनए टेस्ट किया गया। तो जिसका डीएनए जिससे मिल गया वो उसके फैमिली को, उस बॉडी को सौंप दिया गया। तो यही चीज़ बताता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए में क्रोमोसोम्स होता है और क्रोमोसोम्स में उसका ब्लूप्रिंट होता है। तो मतलब जैसे कैरेक्टर्स बच्चों पेरेंट्स में होते हैं वैसे कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वो बच्चे में आते हैं। ठीक है, तो डीएनए का इंपॉर्टेंस समझ में आया। तो डीएनए ही क्या करता है, एक ब्लूप्रिंट बनाता है, एक चीज़ बनाता है। जैसे एग्जांपल समझो ना, सपोज डैट कि मान लो कि ये पेज है। ठीक है, इस पेज का आप क्या करो, फोटोकॉपी करो, फोटोकॉपी करो। फोटोकॉपी करने के बाद क्या आ जाएगा, ये हूबहू एक पेज आ जाएगा। तो क्या हुआ, इस कॉपी का ये कॉपी क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। समझ में आया, एग्जैक्ट अपने जैसा दिख रहा है, तो इसे बोलेंगे ब्लूप्रिंट। ठीक है, तो अगला पॉइंट है डीएनए प्रोटीन बनाने के लिए जानकारी का स्रोत होता है। मतलब कि डीएनए क्या करता है, ये प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटीन बनाने के लिए जानकारी का स्रोत होता है। और यहाँ पे डीएनए जानकारी में बदलाव से अगले प्रोटीन बनाते हैं। तो डीएनए में कुछ थोड़ा सा चेंजेस होता है तो फिर क्या करता है, वो अगला प्रोटीन बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के डिजाइन में बदलाव आता है। तो जैसे ही डीएनए में कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है, जो डीएनए बनाती है उसमें प्रोटीन में चेंजेस आता है, तो इसीलिए हमारे शरीर में क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। हो सकता है किसी के पापा का हाइट 10 मतलब कि कुछ और हो, उसके बच्चे का हाइट कुछ और हो जाए। किसकी वजह से, ये प्रोटीन में चेंजेस आने की वजह से। प्रजनन मूल घटना है, प्रजनन की मूल घटक डीएनए की प्रकृति का कॉपी बनाना। प्रजनन का मतलब क्या हुआ, डीएनए का कॉपी बनाना। डीएनए एक डीएनए दूसरे डीएनए है ना, डीएनए है, ये क्या करेगा, फिर से एक डीएनए का कॉपी, फोटोकॉपी। जैसे मैंने ये बताया ना, ये इसकी कॉपी ये हो जाएगी। तो ये मान लो ये डीएनए है और ये डीएनए ने क्या किया, दूसरा डीएनए बना दिया। तो ये क्या बन जाएगी, इसकी मूल कॉपी बन जाएगी, फोटोकॉपी बन जाएगा। इसी को हम बोलेंगे प्रजनन। क्या बोलेंगे, प्रजनन। मतलब डीएनए का कॉपी बनना या ब्लूप्रिंट बनना, उसी को बोलेंगे हम प्रजनन बोलेंगे। जो कि पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं होता है, विश्वसनीय नहीं होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप कुछ विविधताएं आती है। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या आता है, विविधता आती है। तो मतलब कि प्रोटीन में कुछ ना कुछ चेंजेज आता है रासायनिक अभिक्रिया के कारण। तो इसीलिए हमारे मतलब कि बॉडी में स्ट्रक्चर में क्या होता है, चेंजेस आते हैं। इसी को वेरिएशंस बोलते हैं।
डीएनए की प्रकृति के साथ एक अतिरिक्त कोशिकाएं उपकरण का निर्माण होता है जिससे एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। तो मतलब कि डीएनए की प्रकृति के साथ एक अतिरिक्त कोशिका बनता है। ठीक है, डीएनए के साथ क्या करता है, एक अलग कोशिका बनता है जिसमें कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। ठीक है, जैसे 9th क्लास में हमने पढ़ा था ना, मीटोसिस, माइटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन, कैसे कोशिका डिवाइड हो रहा था, वही चीज है। प्रजनन के दौरान विविधताएं कि यह अंतर्निहित प्रकृति विकास कहलाता है या आधार होता है विकास का। तो मतलब कि यहाँ पे प्रजनन में जो विविधता आती है, डाइवर्सिटी आता है, कुछ कैरेक्टर्स चेंज होते हैं, उसी को बोलेंगे हम विकास। क्या बोलेंगे हम? विकास बोलेंगे, एवोल्यूशंस बोलेंगे। तो एवोल्यूशंस क्वेश्चन पूछ लेगा कि एवोल्यूशंस क्या है या विकास क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? प्रजनन के दौरान जो विविधताएं होती है उसे बोलते हैं हम विकास। क्या बोलते हैं हम? विकास बोलते हैं। तो आप इसको पढ़ने के साथ साथ क्या करो, इसे नोट डाउन भी किया करो। नोट डाउन करने से क्या होगा कि आपको याद रहेगा और एक नोट्स भी बन जाएगा। तो अब हमने पढ़ा कि ये विविधता क्यों होती है। तो विविधता क्या होती है कि डीएनए में प्रोटीन होता है, प्रोटीन बनाते समय में वो क्या करता है, कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया करके वहाँ पे चेंज आता है, जिसके कारण क्या होता है, जीवों में विविधताएं आती हैं। तो विविधता क्या ये गलती है, मतलब कि वहाँ पे मिस्टेक से हो रहा है? नहीं, ये मिस्टेक से नहीं हो रहा है, ये नेचुरल प्रोसेस है और ये विविधता होनी चाहिए। विविधता होने से बहुत फायदे हैं। अब क्या फायदे हैं ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो डाइवर्सिटी है, विविधता, समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। रियलिटी बात है, अगर विविधता ही नहीं होगी तो इसकी अस्तित्व खत्म हो जाएगी, खासकर जब आसपास नाटकीय रूप से बदलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एग्जाम्पल में तापमान का बदलना, जल स्तर में परिवर्तन होना। तो मान लो एक एग्जाम्पल लो, पेंगुइन है। पेंगुइन ये अक्सर रहता है, ये ठंड जगह पे रहता है, कोल्ड जगह पे रहता है। किस पे रहता है? कोल्ड पे। तो अगर मान लो कि टेम्परेचर सडनली से 50 डिग्री सेल्सियस पूरे अर्थ पे हो गया, तो क्या पेंगुइन हमें दिखेगा? नहीं दिखेगा, सारे पेंगुइन खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, पेंगुइन के सर्वाइवल में अगर डाइवर्सिटी होता, अगर वो 50 डिग्री सेल्सियस पे या 30 डिग्री सेल्सियस पे सर्वाइव कर पाता तो कुछ पेंगुइन बच जाता। तो अगर नहीं सर्वाइव कर पाएगा तो क्या होगा, सारे पेंगुइन खत्म हो जाएगा। तो उसी तरह चाहे जितने भी स्पीसीज है, चाहे तुम ह्यूमन ले लो, ठीक है, ह्यूमन ले लो, चाहे तुम एनिमल ले लो, जो भी है इसमें डाइवर्सिटी आता है। क्यों? क्योंकि इसके स्पीसीज की प्रजाति को बचाए रखता है। ठीक है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में चेंज होते रहता है, जिसके वजह से ये बचाए रखेगा। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल में है, यदि जल का तापमान बढ़ जाता है तो शीतोष्ण जल के अधिकांश बैक्टीरिया मर जाएंगे। ठीक है, मतलब कि जल का तापमान बढ़ जाएगा। यदि जल का तापमान बढ़ जाता है तो क्या कह रहा है कि शीतोष्ण, शीतोष्ण का मतलब क्या होता है कि जो ठंडे जगह पे रहने वाले हैं, जो ठंडे जगह पे रहने वाले, शीतोष्ण का मतलब होता है ठंडा, बहुत ठंडा। जो ठंडे जगह पे रहने वाले हैं वो बैक्टीरिया सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका आदत है ठंडी जगह पे रहने का, और हो जाएगा टेम्परेचर ज़्यादा, हो जाएगा टेम्परेचर ज़्यादा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन गर्मी, लेकिन क्या है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है, लेकिन गर्मी के प्रतिरोधकती कुछ रूप जीवित रहेंगे। वो चीज़ें जीवित रहेंगे जो गर्मी को झेल पा रहा है। जो ठंडी को, मतलब कि जो ठंडी में रह रहा है वो गर्मी को नहीं झेलेगा, वो ख़त्म हो जाएगा, और जो ठंडी गर्मी को झेल पाएगा वो क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। तो इसीलिए हमारे स्पीसीज में डाइवर्सिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं तो उस चेंजेस को क्या कर सके, झेल सके। ठीक है, ताकि इसीलिए डाइवर्सिटी क्या है, इम्पोर्टेंट है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझो, मान लो ये पेंगुइन है, एक पेंगुइन पीछे हम रखते हैं, ये 30 डिग्री सेल्सियस पे रहता है माइनस का। एक पेंगुइन ये है कि इसकी सर्वाइवल के लिए 40 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है, मतलब कि ये, मतलब कि 40 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है उसे झेल सकता है। तो अब सपोज डैट मान लो कि टेम्परेचर जो है ना अर्थ का बढ़ गया और सारे जगह पे टेम्परेचर हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। तो इससे क्या होगा कि ये जो 30 डिग्री सेल्सियस पे रह रहे हैं ये सारे के सारे पेंगुइन मर जाएंगे, लेकिन जो 40 डिग्री सेल्सियस पे रह रहे हैं ये पेंगुइन तो जिंदा रहेंगे।
तो ये डाइवर्सिटी हुआ ना, क्योंकि ये 30 डिग्री पे रहे सर्वाइव कर पा रहा है, -30 ये 40 पे सर्वाइव करता है। इन दोनों में क्या हुआ, विविधता हुआ, किसका, टेम्परेचर का, तो पेंगुइन बच गया। लेकिन अब यही चीज़ सोचो दूसरे सिचुएशंस में हम देखते हैं कि यही पेंगुइन है जो कि 30 डिग्री सेल्सियस पे माइनस पे ही रह सकता है, उससे ऊपर नहीं रख सकता है। और जैसे ही टेम्परेचर अर्थ का 40 डिग्री सेल्सियस हुआ तो दुनिया से सारे पेंगुइन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये 30 डिग्री से ज़्यादा पे नहीं रह सकता है। तो इसीलिए विविधता क्या है, ज़रूरी है हमारे इन्वायरमेंट में। ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं है, जैसे टेम्परेचर का बढ़ना, टेम्परेचर घटना, बारिश, ये सब चीज़ क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है। तो ये डाइवर्सिटी के कारण ही क्या हो जाएगा, चेंजेस आ सकते हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं। नहीं होगा डाइवर्सिटी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हेलो बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा जनन, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा कि एक गैमेट्स जो होता है नए गैमेट्स को जन्म देता है, जैसे एग्जांपल कैट, डॉग और या ह्यूमंस हो गए, ठीक है। तो नई चीज़ों को जन्म को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के दो मोड होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को हम इंग्लिश में बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ठीक है। अलैंगिक जनन को हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बाद में पढ़ेंगे। तो अलैंगिक जनन को हम समझते हैं, आखिर ये अलैंगिक जनन होता क्या है। तो अलैंगिक जनन में एक जीव, मतलब कि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जीव पार्टिसिपेट करता है, लेकिन लैंगिक जनन में दो जीव पार्टिसिपेट करता है। तो दो जीव में क्या आ जाता है, एक मेल आता है, एक फीमेल आता है। मेल और फीमेल मिल करके लैंगिक जनन करता है, और अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही गैमेट्स होता है। तो सीधे सीधे हम याद रखेंगे अलैंगिक जनन क्या है। तो अलैंगिक जनन ऐसा जनन है जिसमें प्रजनन के लिए सिर्फ एक ही जीव क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। तो इस डिफिनेशन को पढ़ो, यह प्रजनन केवल एकल जीव में नई पीढ़ी निर्माण की अनुमति देता है, मतलब कि एक ही जीव मिल करके नई पीढ़ी का निर्माण करता है। तो इस अलैंगिक जनन में सबसे पहला जो हमारा है ये है विखंडन। विखंडन को हम इंग्लिश में कहते हैं फीजन। तो फीजन क्या होता है, तो फीजन होता किसमें किसमें है, तो फीजन होता है, पहला पॉइंट है हमारा अमीबा, किसमें होता है, अमीबा में होता है। दूसरा पॉइंट है लेशमानिया, ये लेशमानिया में होता है। तो फीजन हमारा अमीबा में हो रहा है, अमीबा में, और उसके बाद जो फीजन हो रहा है वो हमारा लेशमानिया में हो रहा है। उसके बाद जो फीजन है उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मोडियम में भी हो रहा है। तो ये प्लाज्मोडियम, लेशमानिया और अमीबा में फीजन हो रहा है। अब ये फीजन के अलग अलग प्रकार हैं, तो हम देखेंगे किसमें कौन सी फीजन हो रहा है। तो हम यहाँ पे फीजन के बारे में पढ़ते हैं। तो फीजन में कह रहा है कि एक कोशिकीय जीव नए जीव बनाने के लिए कोशिका का विभाजन करता है। किसका विभाजन करता है, कोशिका का विभाजन करता है, या खंडन करता है, तोड़ता है, तो उसे बोलते हैं फीजन। क्या बोलते हैं, फीजन। तो मतलब सीधे सीधे मतलब ये समझ में आया, फीजन वो है जिसमें कोशिका का क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, टूट रहा है, कोशिका आपस में टूट रहा है, तो उसको बोलेंगे हम खंडन या बोलेंगे फीजन। तो पहला फीजन में हमारे पास आता है, पहला पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं द्विविखंडन, मतलब बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन क्या हुआ, जिसमें द्विव का मतलब दो, द्विव का मतलब क्या होता है, दो, तो टूट करके अपने जैसा दो बना ले, अपने जैसा कितने बना ले, दो, तो उसको बोलेंगे द्विविखंडन या बोलेंगे इसको बाइनरी फिजन। तो अब क्या कह रहा है बाइनरी फिजन में, कि एक जीव बस दो बराबर भागों में विभाजित होता है, उसको बोलेंगे विखंडन। तो जैसे पहला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है कि यह होता है अमीबा में, ठीक है, यह विभाजित किसी भी तल से हो सकता है, मतलब किसी भी एरिया से हो सकता है, विभाजित हो सकता है। उसके बाद आता है लेशमानिया में, ठीक है, आकार कालाजार के कारण होता है, कालाजार का कारण होता है, मतलब कि ये जो लेशमानिया होता है ये कालाजार का कारण होता है। जैसे जीवों में, मतलब कि कालाजार का जो जीव होता है उसमें होता है जिसमें चाबुक जैसी संरचना होती है, और विखंडन इस संरचनाओं के संबंध में एक निश्चित अभिविन्यास में होता है, एक निश्चित क्या होता है, अभिविन्यास में होता है। तो हमने ये पढ़ा कि द्विविखंडन एक तो अमीबा में होता है, एक लेशमानिया में होता है। तो अमीबा में ये देख लिया आपने कि ये इस तरीके से द्विविखंडन हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये एक अमीबा है, इसलिए क्या किया आपने, न्यूक्लियस को फैलाया,
फिर यहाँ पे न्यूक्लियस को फैला रहा है, फिर यहाँ पे प्रॉपरली न्यूक्लियस क्या हो गया, अलग अलग हो गया, और फिर एक ये पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, यहाँ पे क्या बना लिया इसने कि एक नया जीव बना लिया अमीबा। उसी तरह यहाँ पे हमें दिख रहा है कि फर्स्ट पार्ट में जो लेशमानिया है ये टूटने के बाद देखो ये लास्ट में क्या आ गया, दो पार्ट में बट गया, तो इसको बोलेंगे द्विविखंडन। तो द्विविखंडन दो चीज़ों में होता है, एक अमीबा में होता है, एक लेशमानिया में होता है। लेशमानिया किसका पार्ट होता है, ये कालाजार में होता है, ठीक है, इसमें पाया जाता है कालाजार में। तो ये चीज़ दो चीज़ समझ में आया। तो हमने द्विविखंडन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बहुविखंडन। द्विव का मतलब हमने पढ़ा दो, द्विव का मतलब क्या पढ़ा, दो, दो भागों में टूटना। बहुविखंडन का मतलब होता है बहुत। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लाज्मोडियम जो है ना बहुत सारे भागों में टूटता है, उसको बोलेंगे बहुविखंडन। तो बहुविखंडन किस में होता है, तो प्लाज्मोडियम में होता है। किस में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। तो प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है और ये बहुत सारे भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ पे यही चीज़ कह रहा है कि बहुविखंडन एक एकल कोशिकाएं जीव एक साथ कई छोटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया परजीवी है, ये कैसा परजीवी है, मलेरिया परजीवी है, ठीक है। तो समझ में आ गया, हमारे पास विखंडन समझ में आया। तो विखंडन कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। तो कितने प्रकार के विखंडन है, दो प्रकार के। पहला विखंडन क्या है, द्विविखंडन, दूसरा विखंडन क्या है, बहुविखंडन। द्विविखंडन किस में होता है, अमीबा में, फिर उसके बाद लेशमानिया में। बहुविखंडन किस में होता है, प्लेनेरिया में, प्लाज्मोडियम में होता है, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा खंडन, फ्रेगमेंटेशन इसे कहते हैं, खंडन फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो अब ये फ्रेगमेंटेशन क्या है, तो फ्रेगमेंटेशन पढ़ते हैं कि यहाँ पे कह रहा है यह अपेक्षाकृत सरल शारीरिक संगठन वाले बहुकोशिकीय जीवों पर लागू होता है। तो मतलब कि सरल संगठन वाले बहुकोशिकीय जीव, मतलब कि बहुकोशिकीय जीव का मतलब क्या होता है, जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या होता है, जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है, जैसे अमीबा अभी हमने पढ़ा। तो ये क्या है, ये एक कोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव क्या है, ह्यूमंस वगैरह है। तो वही कह रहा है कि यह जो खंडन जो होता है ना, फ्रेगमेंटेशन होता है, ये बहुकोशिकीय जीवों में होता है। परिपक्वता मतलब कि इसको बोलते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी जब होता है मतलब कि बड़े हो जाना, तैयार हो जाना, समझ आ जाना, हाथ पैर मतलब कि सही सलामत हो जाना, इसी को मैच्योरिटी कहते हैं। तो कह रहा है कि परिपक्वता जीव छोटे छोटे टुकड़ों खंडों में टूट जाता है। तो मतलब कि जो जीव मेच्योर हो जाते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव बनाता है, इसी को बोलते हैं हम खंडन। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो बड़े जीव होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और हर एक नया जीव मतलब टुकड़ा जो है वो एक नए जीव का निर्माण करता है, उसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, खंडन बोलते हैं। तो ये होता किस में है, तो ये होता है स्पाइरोगायरा में होता है। किस में होता है, तो स्पाइरोगायरा में। तो हम याद रखेंगे खंडन क्या है, तो जब कोई भी बहुकोशिकीय जीव मेच्योर हो जाता है, तो मेच्योर होने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और टूटने के बाद वो एक नया जीव बनाता है, इसी को बोलते हैं हम खंडन। और ये होता कहाँ है, ये होता है स्पाइरोगायरा में। तो ये आप डायग्राम इसका देख रहे हो कि ये टूट करके एक नया गैमेट्स बना लिया, फिर ये टूट के एक नया चीज़ बना लिया, फिर ये नीचे की तरफ दिख रहा है कि एक नया गैमेट्स बना लिया। तो वही चीज़ हो गया, हमारा खंडन हो गया। तो आई होप आपको खंडन समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, पुनर्जनन रीजेनरेशन। अब देखो रीजनरेशन एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अगर डेली लाइफ में ले लेना तो हम ले सकते हैं छिपकली। जो छिपकली होता है ना हमारे पास, वो तो क्या होता है, छिपकली का जो है ना पूंछ अगर कट जाता है ना तो वो दोबारा हो जाता है, उसको बोलेंगे रीजनरेट। क्या बोलेंगे, रीजनरेट बोलेंगे। तो छिपकली का एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे कि प्लेनेरिया, प्लेनेरिया का लेंगे हम। तो प्लेनेरिया में क्या होता है, रीजनरेशन होता है। आप कैसे होता है तो ये चीज़ पढ़ेंगे। तो अब ये देखो, ये एक प्लेनेरिया है, ठीक है। इस प्लेनेरिया को तीन भाग में काटा गया। कितने भाग में काटा गया, तीन भाग में। यहाँ से हटा दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया। अब ये भाग हमारे पास पहला हेड है, ये मिडिल है, और ये क्या है, टेल है। ये भाग है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हेड है, ये टेल है, ये मिडिल है, और ये टेल है। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि जो हेड है ना, ये हेड एक नया प्लेनेरिया बना लिया। क्या बना लिया, नया प्लेनेरिया। जो टेल था ना
वो भी एक नया प्लेनेरिया के जैसा बन रहा है, और सॉरी मिडिल जो था वो भी प्लेनेरिया बना लिया, और जो टेल था वो भी प्लेनेरिया। तो अब हमें दिख रहा है कि एक प्लेनेरिया को हमने काटा तो इससे एक प्लेनेरिया बना, दूसरा प्लेनेरिया बना, और इससे तीसरा प्लेनेरिया बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टॉपिक में सीधे सीधे ये समझो कि रीजनरेशन का मतलब कि जो प्लेनेरिया है इसको जितने पार्ट में काटेंगे ना वो नया अपने जैसा फिर से बना लेगा। यहाँ पे 3 पार्ट में काटा, अगर इसको 4 पार्ट में काटते तो 4 बना लेता, 6 पार्ट में काटते 6 बना लेते। अब इतना ही काटते कि तो वो डेवलप होने लायक रहता है। अब ऐसा नहीं कि उसको भुजिया बना लो तो ऐसा नहीं होगा। आइए अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या वो पढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है किसी कटे या टूटे हुए शरीर, किसी कटे या टूटे हुए शरीर के हिस्सों से नए जीव को जन्म देने की पूर्णतः विभेदी जीव की क्षमता होती है। मतलब कि किसी भी शरीर के कटे हुए भाग या टूटे हुए भाग से एक नया जीव का बनाना, उसी को बोलेंगे रीजनरेशन, पुनर्जन्म। यह विशेष कोशिकाओं द्वारा किया जाता है जो कि प्रसारित में मल्टीप्लाई होता है। मतलब कि यह एक स्पेशल तरीके का क्या होता है, कोशिका होता है जो ये बनाता है, मतलब कि अपने जैसा संतति बना लेता है टूटने या फूटने के बाद। तो उदाहरण के लिए क्या है, तो उदाहरण में पहला आ जाता है हाइड्रा, उसके बाद आता है प्लेनेरिया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इस नोट को याद करना आप, कह रहा है कि कितने भी टुकड़ों में काटा जा सकता है। तो इसको कितने भी टुकड़ों में काटोगे सामान्यतः ये नया चीज बना लेगा। अब ये नोट पॉइंट है, इसे याद रखना आप। कह रहा है ध्यान दे, पुनर्जनन के समान नहीं होता। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ये हमारा पुनर्जनन जो है ना प्रजनन के समान नहीं होता, मतलब कि रिप्रोडक्शन के समान नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई रिप्रोडक्शन? क्योंकि जीव सामान्यतः प्रजनन के लिए खुद को काटने पर निर्भर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लेनेरिया है इसको जब तक हम नहीं काटेंगे तब तक ये रीजनरेशन नहीं करेगा। तो इसीलिए ये मतलब कि यहाँ पे प्रजनन नहीं है, यहाँ पे ये प्रजनन नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड है कि इसको काटेंगे जब भी प्रजनन होगा, नहीं काटेंगे तो प्रजनन नहीं होगा। लेकिन हमने क्या देखा अमीबा में, वो खुद ब खुद अपने आप को बना रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं जो पूर्ण जनन है, इसको मतलब कि प्रजनन के रूप में हम नहीं कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक इसको हम काटेंगे नहीं तब तक ये नया चीज़ नहीं बनेगा। ठीक है, समझ आए? तो ये चीज़ नोट कर रखना कि पुनर्जनन को हम प्रजनन क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि जब तक हम इसको काटेंगे नहीं, जब तक ये टूटेगा नहीं, तब तक ये नया चीज़ नहीं बनाएगा। तो समझ में आया? तो अब यहाँ पे पुनर्जनन किस में होता है? ये होता है प्लेनेरिया में, और प्लेनेरिया को जितने पार्ट में काटेंगे वो उतने पार्ट में एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। और पुनर्जनन को हम प्रजनन नहीं कहते हैं, क्योंकि यह डिपेंडेंट रहता है टूटने के लिए और कटने के लिए जब ये बनाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब आ गया हमारा मुकुलन, जिसको बोलते हैं बडिंग। तो ये जो मुकुलन है, बडिंग है, इसका हमें देखना है। ये होता है हाइड्रा में। किस में होता है? हाइड्रा में। तो ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का, मतलब कि अलैंगिक जनन का एक पार्ट है। ये चौथा पार्ट है, चौथा पॉइंट पढ़ रहे हैं हम इसका। तो इसमें क्या होता है ना कि ये एक हाइड्रा का पौधा है। ये किसका पौधा है? ये हाइड्रा का पौधा है। और हाइड्रा का पौधा ये देख रहे हैं कि ये पूरा एक विकसित हो गया। ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ पे एक बड निकला है, इसको बोलते हैं मुकुल। अब ये देखो, ये थोड़ा सा और मेच्योर हो रहा है तो इसको बोल दिया हमने मुकुल बोल दिया। अब फिर ये क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रोथ होकर के ये एक मुकुल जो है एक किसके जैसा बन गया, एक खुद के हाइड्रा जैसा बन गया। अब फिर ये यहाँ से हट करके एक नया हाइड्रा बना लेगा। तो अब ये एक जो अलैंगिक जनन का जो पार्ट है मुकुल, इसमें क्या होता है कि इसमें न तोड़ते हैं, न फोड़ते हैं, न टूटता है, न काटते हैं। इसमें ये करता है अपने बॉडी से ही, अपने शरीर के पार्ट से ही ये क्या करता है कि हटता है और एक नया हाइड्रा बनाता है। अपने शरीर के पार्ट से क्या होता है, हटता है और अपने आप को मैच्योर करके एक नया क्या बनाता है, एक नया हाइड्रा बनाता है। क्या बनाता है? ये एक नया हाइड्रा बनाता है।
तो आइए हम देखते हैं। इस प्रक्रिया के लिए पुनर्जनन कोशिकाओं का उपयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जीव इस प्रक्रियाओं के लिए पुनर्जनन कोशिकाओं का उपयोग करते हैं, मतलब कि पहले से जो जन्म ले रखा है, पहले से जो है उसी की कोशिकाओं का हेल्प लेता है। तो रिलेटिव बात है, जब इसी में ग्रोथ हो रहा है तो इसी का ना हेल्प लेगा। ठीक है, एक विशिष्ट स्थान पर बार बार कोशिकाएं विभाजन के कारण एक बर्ड्स होता है। तो मतलब कि किसी भी स्थान पर, मतलब कि यहाँ पे अगर ये बन रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ, बार बार कोशिका विभाजन हुआ। क्या हुआ, ये बार बार यहाँ पे कोशिका विभाजन हुआ, मतलब कि सेल डिवीजन हुआ, बार बार रिपीट हुआ सेल डिवीजन का। तो विभाजन के कारण क्या बनता है, मुकुलन बनता है। क्या बनता है, मुकुलन बनता है, जो कि यहाँ पे मुकुलन बन चुका है। एक उभार के रूप में विकसित होता है। तो ये एक उभार है, तो यहाँ भी क्या दिख रहा है, एक उभार ही दिख रहा है। तो उभार के रूप में ये विकसित होता है, ये उभार के रूप में विकसित होता है। ठीक है, विकसित होता है। मुकुलन एक छोटे जीव के रूप में विकसित होते हैं। तो मुकुलन क्या होता है, एक छोटा जीव बनता है। ठीक है, जिसको जनक पेरेंट्स से अलग हो जाता है, मतलब कि ये पेरेंट्स हुआ, ये पेरेंट्स हुआ और ये क्या है, मुकुलन है। तो ये करेगा, पेरेंट्स से अलग हो जाएगा और एक नया स्वतंत्र जीव बनाता है, मतलब कि एक नया हाइड्रा बना लेता है। तो इसी को बोलते हैं हम मुकुलन। क्या बोलते हैं हम, मुकुलन बोलते हैं। तो आई होप मुकुलन भी आपको समझ में आया। तो मुकुलन क्या होता है, मुकुलन भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि अलैंगिक जनन का पार्ट है, जिसमें इसमें क्या होता है कि जो शरीर के किसी भी पार्ट से बार बार सेल का डिवीजन होता है, मतलब कि बार बार सेल वहाँ पे टूटते हैं और वहाँ से एक उभार पैदा होता है और उस उभार से एक नया जीव बना लेता है अपने जैसा ही, और ये होता है हाइड्रा में। ये किस में होता है, हाइड्रा में। किस में होता है, हाइड्रा में। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का एक और पार्ट है हमारा, जो है कायिक प्रबंधन, जिसको बोलते हैं वेजिटेशन प्रोपोगेशंस। अब ये चीज़ें जो है ना, ये हम लोग गांव में बहुत करते थे। अब क्या करते थे कि जैसे अब ये गन्ना है, ठीक है, ये रोज़ है, ये ग्रेप्स है। ग्रेप्स तो हम लोग नहीं करते थे, ग्रेप्स तो हम लोग को पेड़ दिखता भी नहीं था। और ये है हमारा ब्रायोफाइटा, इसको पत्थर चट्टा भी बोलते हैं और ये औषधि के रूप में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अब ये क्या होता है, वेजिटेशन प्रोपोगेशन क्या होता है। तो देखो, जैसे कि ये गन्ने का जो यहाँ पे पार्ट है ना जुड़ा हुआ, और ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है आपको, जैसे कहने का मतलब कि ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वाली पार्ट, ठीक है, ये वाली पार्ट, इस पार्ट से एक पेड़ निकलता है। तो हम क्या करते हैं, इसको, इस गन्ने को यहाँ से और यहाँ से काट देते हैं, एक चीज़ हो गया। फिर इस गन्ने को यहाँ से यहाँ काटेंगे, फिर इस गन्ने को यहाँ से यहाँ काटेंगे। अब इस पार्ट को हम क्या करेंगे, मतलब कि ज़मीन में डाल देंगे, रोप देंगे इसे, ठीक है, इसे रोप देंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि एक नया गन्ना बनेगा इससे। तो इसका मतलब क्या, एक गन्ने में ये कितने हो सकते हैं, तो बहुत सारे हो सकते हैं, लगभग 12-15 हो सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम, यहाँ पे क्या बोलते हैं हम बोलते हैं यहाँ पे इसे वेजिटेशन प्रोपोगेशन, कायिक प्रबंधन। तो ये सिर्फ और सिर्फ गन्ना में ही नहीं होता है, गन्ना में नहीं, तो ये रोज़ में भी होता है, गुलाब में भी होता है, ये हमारा ग्रेप्स में भी होता है, और ये हमारा हाइड्रा में भी होता है। किस में होता है, ब्रायोफाइटा में होता है, सॉरी हाइड्रा नहीं, ब्रायोफाइटा में भी होता है। तो अब देखते हैं इसको क्या क्या चीज़ कह रहा है ये। तो यहाँ पे कह रहा है कि पौधों में अलैंगिक प्रजनन का एक तरीका यह है कि जड़, एक तरीका ये है कि पहला पॉइंट आ गया जड़, तना या पत्तियाँ। तो यहाँ पे जो प्लांट बनेंगे ना, उसमें जड़ से भी बन सकता है, तना से भी बन सकता है और पत्तियाँ से भी बन सकता है। जैसे भाग उपयुक्त परिस्थितियों में नए पौधे में विकसित हो जाता है, इसी को बोलते हैं कायिक प्रबंधन। अब इसका लाभ क्या हुआ, तो यहाँ पे हुआ कि पौधे बीज से उगाए गए पौधे की तुलना में यह जल्दी फल फूल जाते हैं। मतलब कि जो पौधा हम बीज लगा करके उगाते हैं, उससे जल्दी ये हमारा कायिक प्रवर्धन वाले पौधे हो जाते हैं, फल आ जाता है, फूल आ जाता है, इसमें जल्दी आ जाता है कायिक प्रबंधन में। उन पौधों के लिए प्रबंधन संभव बनाता है जिन्हें बीज पैदा करने की क्षमता खो देती है। मतलब
कि उन पौधों के लिए बहुत लाभदायक होता है जो बीज नहीं बनाते। आप देखो गन्ना में कहाँ बीज होता है, नहीं होता है, ठीक है, फूल्स में होता है लेकिन ये थोड़ा स्लो होता है। जो ग्रेप्स हम देखते हैं, ये ग्रेप्स जो है, अंगूर जो है, इस अंगूर में बीज किसी किसी अंगूर में होता है जो ब्लैक वाली होता है, लेकिन बहुत सारे अंगूर में बीज नहीं होते हैं। तो इसको कैसे उगाते हैं? तो इसको क्या करते हैं हम कि इसी के जो टहनी होता है ना, इसको काटते हैं और फिर जमीन में डालते हैं, फिर हो जाता है कि अंगूर, ठीक है, गन्ना, गुलाब, अंगूर के लिए उपयोग, अंगूर के लिए उपयोग की जाती है। प्राकृतिक उदाहरण, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इन सबको तो हम इन सब में, इसमें इसमें और इसमें हम कट लगा करके रोपते हैं, लेकिन जो ब्रायोफाइटा है इसमें हमें कट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ब्रायोफाइटा जब भी मतलब कि नमी के संपर्क में आएगा, मतलब मान लो कि ये मिट्टी के संपर्क में आएगा, तो उसी उसी समय क्या करेगा, ये अपने मतलब कि छोटे छोटे पार्ट से नया एक ब्रायोफाइटा उगाना शुरू कर देगा। इसको पत्थरचट्टा भी कहते हैं। ब्रायोफाइटा के पत्ती के किनारे पर कली, बड्स निकल जाते हैं और मिट्टी पर गिरकर नए पौधों में विकसित हो जाता है। तो ब्रायोफाइटा में कटिंग वगैरह नहीं करते हैं, ये खुद ब खुद क्या होता है कि मिट्टी के संपर्क में आता है, जैसे नई मिलता है तो एक नया ब्रायोफाइटा बना लेता है। तो कायिक प्रबंधन हमें समझ में आया, इसके लाभ समझ में आए, तो ये अपने जैसा ही संतति बना लेता है। इसमें इसको बनाते कैसे कैसे हैं, तो इसको लेयरिंग करते हैं, एक तरीका ये होता है। उसके बाद ग्राफ्टिंग करते हैं, ये गन्ने में होता है, गुलाब में होता है, अंगूर में होता है। अब यहाँ पे कह रहा है उत्पादित सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होता है। तो मतलब कि अगर गन्ना जिस टाइप का हम रोपेंगे ना, उसी टाइप का होगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, गुलाब है, अगर हम यहाँ पे कायिक प्रबंधन जो है, अगर गुलाब में करे, ग्राफ्टिंग करे, गुलाब के टहनी को हल्का सा छील दे और छीलने के बाद वहाँ पे मिट्टी लगा दे, उसमें जड़ आ जाएगा, फिर हम रोपेंगे। तो मतलब कि येलो गुलाब लगाए तो येलो ही आएगा, रेड लगाए तो रेड ही आएगा, मतलब कि ठीक हूबहू अपने जैसा ही आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। तो उसी चीज़ कह रहा है आनुवांशिक जनक पौधों के समान होता है और जिससे उनके सभी गुण बने रहते हैं। तो मतलब उसके जो भी कैरेक्टर्स रहते हैं वो बने रहते हैं। तो बेटा अभी तक हमने ये टॉपिक पढ़ाया, आप ये क्या करो ना, इसे ना नोट कर लो, इन सारे टॉपिक को, मतलब कि सुनते सुनते नोट भी करते रहो, तो ये आपको समझ में आएगा, ये आपका नोट्स भी बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। अब ये आ गया बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशंस। तो बीजाणु निर्माण हमें पढ़ना है। तो बीजाणु निर्माण, अब यहाँ पे ये डेली लाइफ में कहाँ पे मिलेगा, तो आपके घर में अचार होगा या ब्रेड होगा या रोटी होगा, जो जो भी चीज़ है, जब ज़्यादा दिन रखते हैं इसको, या ब्रेड या रोटी, जब ये क्या होता है नमी के संपर्क में आता है तो उसमें भूआ लग जाता है, कहते हैं ना भूआ लग गया है, खराब हो गया है, स्मेल आ गया है, तो वही स्पोर है। ये क्या है, ये बीजाणु है। वो क्या है, ये बीजाणु है। अब ये बीजाणु होता कैसे है, ये चीज़ हमें पढ़ना है। तो देखो बेटा साइंस में वो चीज़ हमें पढ़ना होता है ना जो हमारे आसपास हो रहे हैं, उसे ही पढ़ना होता है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यह विशिष्ट प्रजनन भाग वाले सरल बहुकोशिका जीवों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि ब्रेड में मोल्ड होना, ठीक है, ये बीजाणु। तो ब्रेड में मोल्ड जो होता है वो राइजोपस होता है, जो छोटे छोटे गोलाकार संरचनाओं बीजाणुधानी, जिसको स्पोरेंजियास कहते हैं, जिसके अंदर बीजाणु होते हैं, मतलब कि स्पोर्स होते हैं, जो नए जीवों से मिलकर नए जीवों में विकसित होते हैं। जो हमारे स्पोर्स होते हैं ना, तो ये देखो ये स्पोर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, फट जाते हैं, फटने के बाद एक नया जीव बनाता है। तो यहाँ पे जीवाणु मोटी दीवारों से सुरक्षित रहती है जब तक कि वे बढ़ने के लिए एक नम सतह नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब सीधे सीधे ये समझो कि जो बीजाणु है, ये बीजाणु है, ये बीजाणु है, ये भी बीजाणु, ये बीजाणु, ये बीजाणु है। तो मान लो कि ये हमारा क्या है, ब्रेड है, ठीक है, इस ब्रेड पे बीजाणु आकर के लगेगा, ठीक है, जो एयर में मौजूद रहता है, और जैसे ही इसको मॉइस्चर मिलेगा, ये क्या करेगा, अपने आप को विस्फोट कर लेगा, फोड़ लेगा। उसमें से क्या होगा, छोटे छोटे बीज निकलेंगे और फिर से क्या होगा, फफूंदी होना शुरू हो जाएगा। तब सोच के देखो, जब फफूंदी लगता है थोड़ी देर पास तो थोड़ा सा रहता है, और जैसे ही हम शाम तक देखते हैं तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो यही राइजोपस जो होता है ना, कि अपने जैसी नमी मिलता है तो ये विस्फोट करना, मतलब कि फटना शुरू हो जाता है और बहुत सारे अपने जैसा संतति को बना लेता है। तो हमने ये भी पढ़ लिया। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये है लैंगिक।
इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी तक अलैंगिक जनन को पढ़ लिया था, अच्छे से समझ लिया था। अलैंगिक जनन किस किस में होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही गैमेट्स से रिप्रोडक्शंस हो जाता है, लेकिन लैंगिक जनन में हम देखेंगे कि यहाँ पे एक से रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, 2 गैमेट्स चाहिए, मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों चाहिए, तभी ये लैंगिक जनन होगा। तो सीधे सीधे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इमेज आपको दिख रहा होगा। इस इमेज में क्या है, ये फीमेल है, ये मदर है, और ये क्या है, फादर है। इन दोनों के जब मिलते हैं तो यहाँ पे देख रहे हो कि इनका एक बेबी, 2 बेबी का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस बेबी को मतलब कि फॉर्मेशंस करने के लिए यहाँ पे मेल और फीमेल की ज़रूरत पड़ी, मेल और फीमेल की ज़रूरत पड़ी। तो लैंगिक जनन वह जनन है जिसमें 2 जीवों की ज़रूरत पड़ती है, जो नर एक मादा होता है, जो फीमेल होती है और क्या होती है, मेल होती है। तो मेल और फीमेल के पार्टिसिपेशन से जिसमें जनन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हम लैंगिक जनन बोलेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे डेफिनेशंस में लिख रखा है कि लैंगिक प्रजनन में कई पीढ़ियों का निर्माण से पहले 2 जीव, नर और मादा, ये याद रखना, क्या होना चाहिए, नर और मादा दोनों चाहिए। नर और मादा की भागीदारी शामिल रहती है। किसकी भागीदारी शामिल रहती है, नर और मादा की भागीदारी शामिल रहती है, किसमें, लैंगिक जनन में। तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि लैंगिक विधि क्यों, वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों, ऐसा ही क्यों। तो यहाँ पे देखो, डीएनए की प्रकृति कुछ विविधता प्रदान करती है, लेकिन यह एक धीमी प्रक्रिया है। तो डीएनए जो है ना, एक्चुअली में डाइवर्सिटी होता है, विविधता दिखता है, लेकिन ये धीमी प्रक्रिया है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें में जा करके हमें कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी दिखेगा। लेकिन प्रजनन 2 अलग अलग जीवों से विविधताओं के समायोजन द्वारा विविधताएं बनाने की प्रक्रिया में तेजी करता है। लेकिन जब हम मेल और फीमेल मिलते हैं तो इसमें क्या होता है ना कि डाइवर्सिटी अच्छे से होता है, मतलब जल्दी होता है। ठीक है, जल्दी मिलता है, ये चीज़ यहाँ पे कह रहा है। लेकिन प्रजनन के दौरान 2 जीवों से डीएनए के संयोजन से विविधताओं का नए संयोजन बनते हैं। मतलब क्या होता है ना कि जैसे देखो, ये फीमेल है, ये फीमेल है, तो फीमेल से कितने क्रोमोसोम्स आते हैं, 23। मेल से कितने आते हैं, 23। तो 23 में से 22 जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह डिफाइन करता है। लेकिन जो इसमें से फीमेल है इसमें से XX, और जो मेल है इसमें से XY आकर के सेक्स डिटर्मिनेशन करता है कि ये बच्चा जो मेल होगा या फीमेल होगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है, तो बताता हूँ मैं अभी। देखो कि यहाँ से XX और यहाँ से XY, तो यहाँ से X आया और यहाँ से भी X आया, तो किसके फॉर्मेशन हुआ, गर्ल्स का। अगर मान लो यहाँ से X आता और यहाँ से Y आता, तो किसका फॉर्मेशन होता, वो होता बॉय का, और ये किसका फॉर्मेशन हुआ, गर्ल्स का। तो यही चीज़ होता है ना कि दोनों के क्रोमोसोम्स आने के बाद एक नया इंडिविजुअल्स आया या बच्चे आए, इसको बोलेंगे हम लैंगिक जनन। क्या बोलेंगे हम, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में कौन कौन होते हैं, मेल और फीमेल दोनों होते हैं, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो देख रहे हो आप, यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे मेल है, तो ये देख रहे हैं इनके जो है प्रोडक्ट है, बच्चे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे है, डीएनए दोगुना होने की समस्या पर काबू पाना। मतलब कि डीएनए जो है ना हमेशा ना डिवाइड होते रहता है, दोगुना होते रहता है। इसको हम कैसे इसको काबू कर पाएंगे या कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, ये चीज़ देखना है। तो यदि डीएनए के 2 पूर्ण सेट्स संयोजित होते हैं तो अगली पीढ़ी में डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। तो मात्रा कितना हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 23 पेयर था मेल का और 23 पेयर था फीमेल का, तो जब ये मिलेगा 23 आएंगे तो ये 46 हो जाएंगे। सॉरी, 23 यहाँ से 23 यहाँ से, पेयर नहीं, जैसे 46 होगा तो 23 पेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि जब 23 यहाँ से 23 यहाँ से, तो दोनों मिला के कितना आ जाएंगे, 46 हो जाएंगे, 46। यहाँ पे समाधान यह है कि विशिष्ट अंगों के विशेष कोशिकाएं जनन कोशिकाएं और गुणसूत्रों की आधी संख्या और डीएनए की आधी मात्रा के साथ उत्पन्न करते हैं। तो आधा ये और आधा ये दोनों मिला करके 46 किया। ठीक है, यह अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस होता है, नामक कोशिकाओं से विभाजन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है।
तो देखो ये तुम्हारा है मियोसिस, ये अर्धसूत्री विभाजन है, ये देख रहे हो इस वाले पॉइंट से, यहाँ से ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि ये डिवाइड होकर के यहाँ बन रहा है, फिर डिवाइड होकर यहाँ बन रहा है, फिर ये डिवाइड होकर के यहाँ बन रहा है, फिर ये डिवाइड होकर यहाँ बन रहा है। तो क्या हमें वेरिएशंस कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एकदम दिख रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे दे रखा है। जब लैंगिक प्रजनन के दौरान दो जीवों की जनन कोशिकाएं मिलती हैं तो गुणसूत्रों की मूल संख्या और डीएनए सामग्री फिर से स्थापित हो जाती है। तो डीएनए पहले जितना था ना, मतलब कि एक मेल या फीमेल में जितना होना चाहिए, एक ह्यूमंस में होना चाहिए, उतना ही हो जाता है जब कौन मिलते हैं, मेल और फीमेल आपस में मिलने के बाद। तो वो रियलिटी बताया ना, 23 और 23 दोनों जगह से लेंगे तो कितना आ जाएंगे 46। और जो ह्यूमन होता है ना, ह्यूमन में कितने होते हैं 46 होते हैं, इसको 23 पेयर बोलेंगे और ये 23 पेयर बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़, तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा था। तो ये हमें समझ में आ गया समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, और कैसे सेल डिवाइड हो करके एक नए इंडिविजुअल्स बनाता है। अगला पॉइंट है जनन कोशिका विशिष्टीकरण। ठीक है, जैसे जैसे शारीरिक डिजाइन अधिक जटिल होता है जनन कोशिका विशिष्ट हो जाती है। मतलब कि जितना कॉम्प्लेक्स होता है ना, जितना जटिल होता है ना, जनन कोशिका उतना ही विशिष्ट हो जाती है। मादा युग्मक जो मेल होते हैं आमतौर पर बड़ा होता है, इसमें भोजन भंडारण होते हैं। मतलब कि जो मादा युग्मक जो होते हैं ना, मादा का मतलब क्या होता है फीमेल, उसमें क्या होता है कि जो जनन कोशिकाएं होते हैं वो आमतौर पे बड़ा होता है, ठीक है, मेल से, और इसमें भोजन भंडारण होता है। मतलब क्या होता है, भोजन होता है, ठीक है, खाना होता है, जिसे हम जानते हैं अंडाणु या एग के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब जो क्या है, एक तो मादा हो गया जो मेल हो गया, अब फीमेल नर युग्मक जिसमें बोलेंगे। अब नर युग्मक में क्या होता है, यह आमतौर पर छोटा होता है, ठीक है, और गतिशील होता है, और जिसमें क्या है, ये अंडाणु जिसे शुक्राणु बोलते हैं या स्पर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो आपको दिख रहा है ये स्पर्म है, और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एग है। तो ये है फूड, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि ये फूड है, ये एक जगह पे है, लेकिन ये जो स्पर्म देख रहे हो रेस लगा रहा है, किसे मिलने के लिए, ये एग से मिलने के लिए। तो ये समझो कि भोजन के तलाश में जा रहा है, किसके तलाश में, भोजन के तलाश में। तो देख रहे हो कि जो हमारा स्पर्म है यहाँ पे जो देख रहा है ये क्या कर रहा है, ये गति कर रहा है, मूव कर रहा है। जो स्पर्म है वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, स्पर्म गति कर रहा है, लेकिन जो एग है वो एक जगह पे है। तो समझ में आया कि जो मादा युग्मक होता है वो फूड है, लेकिन ये बड़ा साइज में होता है, इसमें भोजन भंडारण होता है, जो एग कहलाता है। जो नर युग्मक होता है, जो मेल होता है, आमतौर पर छोटा होता है और गतिशील होता है, जिसको हम शुक्राणु या स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है ना, सबसे पहले हम देखेंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हम देखेंगे प्लांट में। तो प्लांट में कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो अभी हम एक चीज़ आपको बता दें कि जो एक क्रॉटन का पौधा होता है, क्रॉटन का जो प्लांट होता है, जिस ये आपको देखे ना पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा, जैसे कि ये बॉल है ना, इसको बीच से काट देंगे ना तो जो सरफेस हमें कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरीके का सरफेस दिखता है, उसी तरह ये कटा हुआ भाग है प्लांट का, पुष्प का। तो अब हम जानेंगे कि ये जो पुष्प है ना इसके पार्ट क्या क्या हैं। तो आपको जो सेंटर में दिख रहा है, सेंटर में ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ से लेकर के ये वाला पार्ट, ये पूरा, ये है फीमेल पार्ट। कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद ये जो दिख रहा है ये पार्ट, ये पार्ट, ये है आपका मेल पार्ट, ठीक है। तो फीमेल पार्ट दिख गया और मेल पार्ट दिख गया। ये है दल, इसको दल का मतलब होता है पंखुड़ी, जो फूल की जो फूल होती है ना उसी को दल बोलते हैं या पंखुड़ी बोलते हैं। ये होता है बाह्य दल, सेपल पेटल बोलते हैं इसको। ये जो फूल के नीचे जो ग्रीन पिगमेंट का लगा रहता है पत्ती जैसा, वो होती है। तो ये जो दल है और बाह्य दल है, ये दोनों क्या करता है ना, ये बीज के न्यूट्रिशन में या बेबी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जब बेबी मेच्योर हो जाता है तो फूल और जो ये पार्ट है, ये वाला जो बाह्य दल है, ये क्या करता है, बाहर की तरफ गिर जाता है, निकल जाता है, ठीक है। तो हमने देख लिया ये स्त्री है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये सब देख लिया। अब इसके फंक्शंस को हम देखते हैं कि कैसे कैसे वर्क करता है ये।
तो अब देखो, पुष्पी पौधे, पुष्प का मतलब क्या होता है? फूल, ठीक है, में लैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है। पुष्पी पौधे में क्या होता है? लैंगिक प्रजनन होता है। प्रजनन अंग पुष्प में उपस्थित रहते हैं, तो मतलब कि रिप्रोडक्शन के जो ऑर्गन्स होते हैं वो पुष्प में रहते हैं। तो देख लिया, ये ऑर्गन है, ये भी ऑर्गन है, ये भी ऑर्गन है, ये भी ऑर्गन, ये ऑर्गन, ये ऑर्गन, ये ऑर्गन है। इसी से क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे पुष्प के भाग, पार्ट्स ऑफ, तो हम देखेंगे कि पुष्प के क्या क्या भाग है, तो ये अभी हमने दिखाया। तो पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि पुंकेसर। तो पुंकेसर कहाँ है? तो पुंकेसर आपको ये दिखा, ये पुंकेसर है। तो पुंकेसर क्या है? ये मेल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ये मेल पार्ट है, ठीक है। पुंकेसर है मेल पार्ट, जिसको हम नर भाग बोलते हैं, मेल पार्ट है। इसमें होता है, इसमें क्या होता है? परागकण, परागकण होता है। यह पीले रंग का पाउडर पैदा करता है, ठीक है। तो या हम इसको परागकण, ये होता है तुम्हारा परागकोश या परागकण कह सकते हैं इसे। तो इसमें होता है परागकण और पीले रंग का पाउडर होता है, पैदा करता है। इसमें परागकोश, एंथर और तंतु फिलामेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है एंथर तंतु, तो मतलब कि ये वाला जो पार्ट है ना आपको, ये देखो, अब देखो आराम से कि ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये है तंतु, ये सपोर्ट करता है किसको? ये वाली जो पार्ट आपको दिख रहा है ये पार्ट है परागकोश। इसी में पीला तरह का पिगमेंट होता है, ठीक है। तो ये परागकोश में पीला पिगमेंट होता है, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम तंतु, जो कि परागकोश को सपोर्ट करता है, ठीक है। तंतु फिलामेंट होता है। अब आता है हमारा स्त्री केसर, स्त्री केसर जिसको पिस्टल बोलते हैं। तो स्त्री केसर, ये हमारा स्त्री केसर है। स्त्री केसर के कौन कौन से भाग हैं? तो यहाँ पे पहला वर्तिकाग्र है, ठीक है, ये है और ये है, ठीक है। तो इन तीनों को देखेंगे हम। तो ये है मादा भाग। कौन सा भाग है? मादा भाग। केंद्र में मौजूद होता है, यह केंद्र में होता है। तो रियलिटी बात है, ये सेंटर में है ही। ये क्या है? फ्लावर के सेंटर में है ये। इसमें वर्तिकाग्र होता है। वर्तिकाग्र का मतलब क्या होता है? स्टिग्मा। क्या होता है? स्टिग्मा होता है। तो आओ देखते हैं स्टिग्मा कहाँ है। तो पहले इसको रफ कर लो। ये वाला जो पार्ट है ये वर्तिकाग्र है, जिसको स्टिग्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसे? स्टिग्मा बोलेंगे। उसके बाद आता है वर्तिका। क्या आता है? वर्तिका। तो जो वर्तिकाग्र जो पाइप जो है, ये वाली पाइप जो दिख रहा है, इस कलर से डालो, ये वाली पाइप, इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं इसको? वर्तिका बोलते हैं। और उसके बाद और अंडाशय ओवरी होता है। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है अंदर में, ये है ओवरी। क्या है? ये ओवरी है। तो सीधा सीधा हमें ये समझ में आया कि जो मेल होते हैं उसमें दो पार्ट दिखा हमें। तो परागकोश है, तंतु है। जो फीमेल है उसमें वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और अंडाशय है। तो टोटल 5 पार्ट्स को नाम याद रखना है। उसके बाद ये रख लेना दल, और इसको रख लेना बाह्य दल। तो वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, परागकोश, तंतु, दल और बाह्य दल, ठीक है। तो ये दोनों है मेल पार्ट और ये तीनों है फीमेल पार्ट, ठीक है। वेरी गुड, समझ में आया। अब देखो किस तरीके से बीज का फॉर्मेशन होता है। तो दो चीज तो हमने समझ लिया इसके बारे में। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि जो अंडाशय है ये स्त्री केसर का भाग है, ठीक है। नीचे का फूला हुआ भाग, मतलब कि ये जो है ना, ये नीचे का फूला हुआ भाग होता है। तो ये देखो, ये पार्ट है ना, ये फूला हुआ भाग है, ठीक है। ये वाली भाग, ये इसी के बारे में बात कर रहा है। इसमें बीज मतलब बीजांड, ओव्यूलेशंस होता है, ओव्यूल्स होता है। तो इसमें क्या होता है? बीज होता है, बीजांड होता है, ओव्यूलेशंस होता है। प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका मादा जनन होता है। तो हर एक में क्या होता है कि मादा जनन होता है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें बीजांड होता है, ठीक है। क्या होता है? बीजांड। तो इसमें बीजांड होता है और प्रत्येक बीजांड में एक अंडा होता है। तो इसी में अंडा होता है। किसमें होता है? अंडा होता है। किसमें? अंडाशय में अंडा होता है। तो हम सीधे सीधे समझेंगे, अंडाशय में क्या होता है? अंडा होता है, ठीक है। कोशिका मादा जनन में
होता है। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद कह रहा है वर्तिकाग्र। ठीक है, जो हमारा वर्तिकाग्र है ये फीमेल का ही पार्ट है, ये वाला पार्ट है यहाँ पे दिख रहा है वर्तिकाग्र, कि ये होता है स्त्रीकेसर का ही भाग है। किसका भाग है? स्त्रीकेसर का। ये शीर्ष में होता है। शीर्ष का मतलब क्या होता है? ये अपर लेवल पे, ये बताया ना अभी, शीर्ष पे होता है, ऊपर में होता है। तो कह रहा है कि शीर्ष पर अक्सर चिपचिपा भाग होता है जहाँ पराग उतरता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये चिपचिपा भाग होता है और ये जो पराग कोश है ना, यहाँ से पराग जो है ना ये यहाँ पे आता है। ठीक है, वर्तिकाग्र पे आता है। किस पे आता है? वर्तिकाग्र पे। तो ये याद रखना आप कि जो पराग कोश है यहाँ से इस पे आता है। ठीक है, वर्तिकाग्र पे आता है। और ये मेल गैमेट्स किस पे आ जाता है? फीमेल पे। किस पे आ जाता है? फीमेल पे। ठीक है, अब यही चीज क्या करता है ना कि जो मेल गैमेट्स है वो फीमेल पे आता है और इसी के जरिए जो वर्तिका है इसी के जरिए जाता है एग के पास, अंडे के पास, और यहाँ पे जाकर के फर्टिलाइज होता है और फिर क्या होता है? बीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। ये देख रहे हो, ये फीमेल पैर को एकदम डिटेल्स में बताया हुआ है। ठीक है, और यही चीज देखो, ये बीज का बनना यहाँ पे शुरू हो गया। ठीक है, ये बीजाणु बन गया। आगे हम देखते हैं इसे। अगला टॉपिक है हमारा परागन, जिसे बोलते हैं निषेचन, पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। तो देखो, परागन और निषेचन ये दो चीज होता है। तो परागन का मतलब कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स है वो किस तरीके से मिल रहा है उसको बोलेंगे परागन। और निषेचन का मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स मिलने के बाद जो रिप्रोड्यूस करता है, जो रिएक्शन होता है उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो, परागन, परागन पॉलिनेशन, पुंकेसर के पराग कणों को वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करना। तो मतलब सीधे सीधे परागन का मतलब क्या हुआ कि जो पुंकेसर है, ये तुम्हारा है पुंकेसर, ये परागकोश है, ये यहाँ पे आ गया, इसी को बोलेंगे परागन। क्या बोलेंगे इसे हम? परागन। कि मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के पास आ गया प्लांट में, तो उसको बोलेंगे परागन। तो परागन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्वपरागन, एक होता है परपरागन, जिसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में कहता है पराग का स्थानांतरण उसी फूल में होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये फ्लावर है, ठीक है, ये जो फ्लावर हमें दिख रहा है कि इस फ्लावर में क्या है कि ये मेल गैमेट्स है, ठीक है, और ये क्या है? फीमेल गैमेट्स है। तो इसी का मेल गैमेट्स इसी के फील गैमेट्स पे आ गया, फीमेल गैमेट्स पे आ गया, तो हम बोलेंगे स्वपरागन, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, मतलब कि मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स से आने को बोलेंगे परागन, और यही बोलेंगे स्वपरागन। क्या बोलेंगे? स्वपरागन, स्वपरागन बोलेंगे। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, वो खुद में ही आ गया। अब देखो, पर परागन क्या होता है? पर परागन का मतलब यहाँ पे पर परागन, जिसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, पराग को हवा, पानी या जानवरों जैसे माध्यम द्वारा दूसरे फूलों पे चला जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। इसका मतलब आप समझो कि ये फूल है, ठीक है, ये फूल का जो मेल पार्ट है ये दूसरे फूल के फीमेल पार्ट के वर्तिकाग्र पे, किस पे? वर्तिकाग्र पे आ गया, तो हम बोलेंगे इसको क्रॉस पॉलिनेशन। तो सीधे सीधे मतलब ये समझो कि एक फ्लावर ये है, दूसरा फ्लावर ये है, इसके जो मेल पार्ट है इसके फीमेल पार्ट पे आ गया, तो इसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन या बोलेंगे परपरागन। ठीक है, एक फूल के नर और मादा खुद से ही मिल जाए या खुद में ही मिल जाए तो उसको बोलेंगे स्वपरागन, और एक फूल के नर दूसरे फूल के मादा पे चले जाए या मिल जाए उसको बोलेंगे परपरागन। ठीक है, अब ये होता किससे किससे है? तो ये होता है पानी से, पानी या जानवरों के से होता है, या हवा से भी हो सकता है। ठीक है, इन सब चीज़ों से हो सकता है, क्योंकि पेड़ वगैरह हिलते हैं ना, या पानी वगैरह चलते हैं तो वो चला जाता है। ठीक है, इन वजह से हो जाता है। अब आता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो आपको परागन तो समझ में आ गया था, मतलब क्या, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का मिलना, उसको हम बोलेंगे परागन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अब आता है निषेचन, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र पे उतरने के बाद परागकण से एक पराग नली निकलती है। ठीक है, तो ये नली निकल रहा है, ये वाली नली निकल रही है। ठीक है,
जो कि वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय तक पहुंचती है। तो अभी बताया था ना कि अंडाशय तक ये यहाँ से लेकर के ये कहाँ तक जा रहा है, ये अंडाशय तक पहुंच रहा है, यहाँ तक पहुंचता है। पहुंचते हुए अंडाशय तक पहुंचता है और परागकण में नर जनन कोशिका बीजांड में मादा युग्मक अंड कोशिकाओं के साथ संलयन करता है। ठीक है, तो यही चीज याद रखना, क्या करता है ये, नर और मादा संलयन करता है। तो इस पार्ट में नर और मादा क्या करेगा, संलयन करेगा अंडाशय में। इस संलयन को निषेचन कहते हैं। तो मतलब कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स जब मिलते हैं तो उसको बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन। और जिससे युग्मक बनता है जिसको बोलते हैं जायगोट। क्या बनता है, जायगोट। तो पहले होगा फर्टिलाइजेशन, पहले होगा निषेचन, पहला काम निषेचन। और जब निषेचन में क्या होता है, जब यहाँ पे जनन कोशिकाओं में बीजांड मादा युग्मक और इसका दोनों का, उसके बाद होगा संलयन, दूसरा नंबर पे होगा संलयन। संलयन के बाद क्या होगा, निषेचन। निषेचन के बाद क्या हो जाएगा, युग्मक, जायगोट बनेगा। तो ये आप ना सीक्वेंस याद रखना, निषेचन, संलयन और जैसे निषेचन हुआ, संलयन होगा, उसके बाद जायगोट बनेगा। ठीक है, ये संलयन नहीं याद रखना है, ये संलयन दोबारा हो गया, निषेचन, संलयन, उसके बाद क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। और ये सारा फंक्शंस क्या होगा, ये सारे के सारे फंक्शन होगा अंडाशय में। कहाँ पे होगा, अंडाशय में होगा। आपको आई होप ये समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है ना तो आप कमेंट में पिन कर देना, फिर से मैं इसे चाहूँगा कि एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि बीज का निर्माण किस तरीके से हो रहा है। तो जो निषेचन होता है, निषेचन के बाद क्या होता है, निषेचन के बाद परिवर्तन। ठीक है, निषेचन के बाद क्या होता है, परिवर्तन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज। तो जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट्स मिल गया उसको बोलेंगे निषेचन, और निषेचन के बाद क्या होगा वो देखेंगे। उसके बाद बनता है युग्मज। युग्मज विभाजित होकर के बीजांड के अंदर एक भ्रूण बनाता है। क्या बनाता है, एक भ्रूण बनाता है। तो एक भ्रूण एम्ब्रॉय बनाता है। ठीक है, और बीजांड एक कठोर आवरण विकसित करता है जो कि बीज बनाता है। जैसे ही बीजांड में जाए, बीजांड क्या करेगा, एक ठोस आवरक बनाएगा जिसको बीज बोलेंगे या सीड्स बोलते हैं। अंडाशय तेजी से बढ़ता है और पक कर फल बन जाता है। तो मतलब अब सीधे सीधे ये समझो कि हम लोग जो भी फ्रूट्स खाते हैं ना, वो पेड़ पौधा के बाल बच्चा को खा रहे हैं हम। तब सोच के देखो। उसके बाद जो पंखुड़िया है, बाह्य दल है, पुंकेसर है, वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र सिकुड़ कर गिर जाते हैं और बीज में भविष्य का पौधा भ्रूण और एक खाद भंडार बीज पत्र होते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि कैसे परागकण है, वर्तिकाग्र, देख रहे हो ये जो छोटा सा भाग है, ये नर युग्मक है जो कि कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है मादा युग्मक के पास। अंडाशय में ये मादा युग्मक है, ये अंडाशय है ये पूरा भाग, और ये मादा युग्मक है और ये नर युग्मक आ रहा है, और ये परागनली है। तो जो परागकण कहाँ पे आता है, वर्तिकाग्र पे। परागकण किस पे आएगा, अब देखो इसको समझो। ये है परागकण जो कि मेल से आया है, ये परागकण है। अब ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र पे आया, और ये नर युग्मक, ये देखो ये जो पॉइंट है जो कि परागनली के द्वारा नीचे की तरफ जा रहा है। परागनली में, परागनली के द्वारा जाएगा और अंडाशय के अंदर जो मादा युग्मक है इसमें जाकर के मिल जाएगा। और फिर ये सारे फंक्शंस होंगे, जो भी ये सारे फंक्शंस होंगे, और फिर किसका निर्माण होगा, बीज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, बीज का। तो ये चीज आपने देख लिया। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मान लो ये एक चना है और चना को जब हम भिगोते हैं, भिगोने के बाद उसमें क्या होता है, अंकुरित हो जाता है, मतलब कि पेड़, एक नया पेड़ बनने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से पार्ट बनते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये कुछ इस तरीके से पार्ट बनते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है ना बीज पत्र है, इसी को बोलते हैं खाद्य सामग्री, जिसे हम चना को हम खाते भी हैं। और इसी से जो नया पेड़ बनता है ना, तो वो उसी चीज से क्या करता है, न्यूट्रिशंस लेता है। तो जो अपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं प्राकूर। ये नाम याद रखना, क्या कहते हैं, प्राकूर। ये नीचे वाला पार्ट जो है जिसको बोलते हैं मूलांकुर। तो ये बन जाता है जड़, और ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये बन जाता है, ऊपर की पत्ती बन जाता है। तो ये याद रखना। एक्चुअली में क्या करता है ना एग्जाम में कि ये डायग्राम आपको देगा और यहाँ से ना इसे इरेज कर देगा। मान लो कि इसे हमने मिटा दिया, इसे भी मिटा दिया,
इसे इस तरीके से मिटा दिया जाता है और यहाँ पे लिख दिया जाता है, यहाँ पे लिखेगा ए, यहाँ पे लिखेगा बी। अब पूछेगा कि ये ए में क्या होता है और बी में क्या होता है, ठीक है। तो आप इसे याद कर लेना ताकि आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाए, एग्जाम में पूछेगा तो मिल जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अंकुरन। क्या बोलते हैं? अंकुरन, बीज का अंकुरित होना बोलते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। ये है मनुष्य में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। जो इंसान है उसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है, आखिर हम लोग का फॉर्मेशंस कैसे हुआ, ये चीज़ हमें देखना है। तो यहाँ पे कह रहा है मनुष्य में लैंगिक जनन की विधियाँ का उपयोग होता है, मतलब कि इसमें भी मेल और फीमेल गैमेट्स की ज़रूरत होती है। बगैर मेल के और बगैर फीमेल के कोई रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। किसमें? ह्यूमंस में हो सकता है। तो एक वर्ड आता है यहाँ पे यौना आरंभ, या जिसको बोलते हैं पोवर्टी, या जिसको बोलते हैं लैंगिक परिपक्वता। तो इसका मतलब क्या होता है? यौन आरंभ का मतलब कि जब बच्चे का एज जो है ना लगभग 12 से अपर हो जाता है तो वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है। तो जब भी 12 प्लस होता है ना तब चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। जब उसमें यौन आरंभ आ जाता है, मतलब पोवर्टी आ जाता है, वो मैच्योरिटी आ जाता है, तो उसी चीज़ को हम देखेंगे कि बॉयज़ में क्या-क्या चेंजेस आते हैं, गर्ल्स में क्या-क्या चेंजेस आते हैं, और बॉयज़ और गर्ल्स में क्या-क्या कॉमन चेंजेस आते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला है यौन आरंभ। तो ये कह रहा है कि वह अवधि जब प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन मतलब कि जनन उत्तक परिपक्व हो जाता है, मतलब कि जो हमारे अंदर जो टिश्यू है वैसे टिश्यू जो रिप्रोडक्शंस के लिए वर्क करने के लिए मैच्योर हो जाए, काम करने के लिए हो जाए, तैयार हो जाए, तो उसी को बोलेंगे यौन आरंभ। क्या बोलेंगे उसे हम? यौन आरंभ बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद है यौन आरंभ के दौरान होने वाले परिवर्तन, इसको लैंगिक परिपक्वता बोलते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछ देंगे कि लैंगिक परिपक्वता क्या है, तो बोलेंगे कि यौन आरंभ के समय में होने वाले परिवर्तन को, चेंजेस को हम बोलते हैं लैंगिक परिपक्वता बोलते हैं। तो यहाँ पे है सामान्य परिवर्तन जो कि लड़कों एवं लड़कियों में होता है। क्या-क्या जो दोनों में होता है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में होता है। तो पहला कह रहा है बाल और जननांग क्षेत्र के में बाल, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि बगल और जननांग क्षेत्र में बाल होना, जैसे कि काँख में बाल हो जाना, ठीक है। जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ पे बाल का हो जाना, ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में होता है। चेहरे पर मुहासे आ जाना, पिंपल्स वगैरह आ जाना, ये दोनों में होता है। स्वयं और दूसरे के शरीर के बारे में जागरूकता में वृद्धि होना, मतलब कि हम क्या करते हैं ना कि ये देखो ये एक मैच्योरिटी है। जब हमारा शरीर जो है ना मतलब मैच्योर होता है तो हमारा जो इंटरेस्ट है ना वो मेल का फीमेल की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, और फीमेल का मेल की तरफ और मेल का फीमेल की तरफ अट्रैक्शन हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है? तो वो ये लड़कों और लड़की में यौन आरंभ की वजह से होता है, ये मैच्योरिटी की वजह से होता है। तो ये चीज़ जो है ना, ये इससे घबरानी नहीं चाहिए, ये सब में होता है। ये हमारे लाइफ़ का एक पार्ट है। तो इसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, हमें वर्क पे फ़ोकस करना चाहिए, स्टडी है तो स्टडी पे फ़ोकस करना चाहिए। ये हमें लगता है कि हाँ, कोई लड़का जो है वो अच्छा लगा दिखने में, ठीक है, या कोई लड़की है वो हमें अच्छा लगे दिखने में, वो होगा ही क्योंकि हमारे अंदर हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, तो वो हार्मोन्स अपना फ़ंक्शंस करेगा ही करेगा। लेकिन हमें इन सब चीज़ों को इग्नोर करके जो हमारा ज़रूरी चीज़ है वो करना है। जैसे अभी आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम्स ज़रूरी है, तो इसे फ़ोकस करना है। उसके बाद है लड़कों और लड़कियों में जो हमने देख लिया कि जो प्राइवेट पार्ट्स हो, चाहे वो काँख के बाल हो, ये सब चीज़ का होना, या चेहरे पर पिंपल्स वगैरह आना, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में होता है। लेकिन कुछ चीज़ें स्पेशस जो होता है वो बॉयज़ में होता है और कुछ लड़कियों में होता है। तो लड़कियों में परिवर्तन में स्तन के आकार में वृद्धि होता है, जो चेस्ट की साइज़ होती है ना, वो बढ़ जाती है, ठीक है? उसके बाद जो निप्पल्स होता है, जो चेस्ट का ही भाग होता है, वो ब्लैक हो जाता है, डार्क होता है। और मासिक धर्म का शुरुआत होना, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसको एमसी बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स का शुरू हो जाना, ये 12 साल या 13 साल से ही शुरू हो जाता है। ये भी मैच्योरिटी का एक पार्ट है, मतलब कि ये एक सिम्पटम्स है, एक चीज़ है। उसके बाद लड़का है, लड़कों में परिवर्तन, तो लड़के में क्या परिवर्तन आता है? पहले चेहरे पर नए घने बाल हो जाते हैं, मतलब कि दाढ़ी आ जाना, दाढ़ी मूंछ का आना। लड़कियों में तो नहीं आता है, लड़कों में आ जाता है। और आवाज़ का फटना, ठीक है। लेकिन गर्ल्स में आवाज़ क्या हो जाएगा ना, वो सुरीली हो जाती है। बॉयज़ में क्या होता है, आवाज़ फटने लगता है। शिशन का कभी-कभी
खड़ा और सीधा हो जाना। तो ये जो मेल के जो रिप्रोडक्शन पार्ट है, जो यूरिन का रास्ता है, वो कभी-कभी ना ये हो जाता है, ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ ये गर्ल्स में ये परिवर्तन थे और बॉयज़ में ये चेंजेस थे और दोनों में सामान्यतः ये परिवर्तन थे। तो जब भी मैच्योरिटी आएगी तो ये सब चीज़ चेंजेस आएँगे। तो जो नए बच्चे होते हैं अवेयरनेस नहीं रहता है, तो ऐसा हम देखते हैं कि जब एक जगह पे हमने देखा था मतलब कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया किसी गर्ल्स को, तो उसने क्या किया, सुसाइड कर लिया कि ये क्या हो रहा है, मैं हमारे प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा है। तो ये सब चीज़ क्या है, अवेयरनेस फैलाना चाहिए। और एक जगह ऐसा भी देखा गया कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आया, उसके फैमिली ने उसे सेलिब्रेट किया, ठीक है, उसको और अच्छे से नहलाया धुलाया रखा। तो ये चीज़ अवेयरनेस होना चाहिए समाज में। तो हमारे सिलेबस में ये चीज़ दिया हुआ है, इससे शर्माना नहीं चाहिए, इससे पढ़ना चाहिए और इस चीज़ों को हमें नेचर को समझना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए हमारे सिलेबस में दिया था कि हम और मैच्योर हो सके, इसके बारे में हम समझ सकें। क्योंकि ये सब ऐसे सेंसिटिव बात होते हैं ना, जो हम किसी से पूछ नहीं पाते हैं। पूछते हैं तो लोग मज़ाक उड़ा देते हैं, ठीक है? और हालाँकि हमें किसी के सामने जो भी प्राइवेट बात है वो हमेशा नहीं खुलना चाहिए किसी के सामने, कि हाँ, जिसे हम जान रहे हैं वो लगता है कि हमें अच्छे सजेशन देगा, उसके सामने बताना चाहिए, ठीक है? तो आगे हम देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक है, जैसे कि मेल और फीमेल में है, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्शन जो पार्ट है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे, इसके क्या-क्या पार्ट होते हैं, इसके क्या-क्या फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्शन पार्ट, ठीक है? तो सबसे पहले है कि यह शुक्राणु, पहला पार्ट क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि यह शुक्राणु, शुक्राणु का मतलब होता है स्पर्म, ठीक है, का उत्पाद और वितरण करने के लिए बनाया जाता है। तो मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है ना, उसका फंक्शंस है, सबसे जो मेन काम है, उसका काम है स्पर्म्स का बनाना। किसका बनाना? स्पर्म का बनाना। तो इसीलिए मेल रिप्रोडक्शन पार्ट बनाता है। पहला मेन फंक्शंस है स्पर्म्स का क्या करना, बनाना, ठीक है? उसके बाद आता है विसन, टेस्टिस, नर जनन कोशिका या शुक्राणु उत्पादन करता है। तो अब देखो यहाँ पे विसन कहाँ पे है, तो ये देखो नर जनन तंत्र के पार्ट्स है, इस पार्ट्स को भी याद कर लेना आप लोग। तो पहला है ये है आपका विसन, जिसको हाइड्रोसील भी कहते हैं, ठीक है? इसके बाद है ये है विसन कोश, ठीक है, जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये है शुक्रवाहिका, जिसको बोलते हैं वास डिफेंस, इसी से स्पर्म्स क्या होता है, बाहर की तरफ जाता है। उसके बाद ये है आपका मूत्र नलिका, जिससे यूरिन पास आउट होता है। और इसके बाद है शुक्राशय, ये वाली पार्ट शुक्राशय है। उसके बाद ये है आप प्रोस्टेट, मेल में होता है, और ये है मूत्राशय, जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। ये जो इसको आउटर लेयर को हम बोलते हैं सिसन, क्या बोलते हैं, सिसन, और जिसको इंटरनल लेयर को जिसपे ये होता है मूत्र मार्ग होता है। तो ये मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के ये पार्ट है, और इसी पार्ट के क्या क्या फंक्शंस है वो देखेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, जो सिसन है, विसन है, मिशन है, वो नर जनन तंत्र कोशिकाएं हैं, और जो कि शुक्राणु का उत्पादन करता है, ठीक है? और ये पेट की गुहा के बाहर अंडकोश स्क्रटम में स्थित होता है, ठीक है, जिसको हाइड्रोसेल्स बोलते हैं। अब क्योंकि शुक्राणु का निर्माण के लिए सामान्यतः शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। मतलब कि जो स्पर्म का जो फॉर्मेशंस होता है, उसके लिए ना हमें मतलब टेम्परेचर कम चाहिए, इसीलिए ये हमारे बॉडी के सबसे निचले हिस्से में होता है, क्योंकि यहाँ की टेम्परेचर क्या होती है, कम होती है। बॉडी के अंदर होती तो टेम्परेचर ज़्यादा होता, और जिससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो स्पर्म है उसका फॉर्मेशंस नहीं हो पाता, ये है। अब यहाँ पे हार्मोन्स, जो टेस्टोस्टेरोन है, मतलब कि यहाँ पे ये समझना कि जो मर्द को मर्द बनाता है, जो मेल और फीमेल में डिफरेंस करता है, उसमें एक हार्मोन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन्स, ठीक है? तो ये कौन सा टेस्टोस्टेरोन्स देता है, तो जो हार्मोन्स देता है वो टेस्टोस्टेरोन्स का भी स्रावित करता है। तो ये याद रखना कि मेल में कौन से हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं, जो कि शुक्राणु निर्माण को नियंत्रण करता है, जो कि स्पर्म के फॉर्मेशंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, और यौन आरंभ में लड़कों में परिवर्तन लाता है। टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही मतलब कि उसको सेक्सुअल डिजायर्स आते हैं, या आप समझ लो कि दाढ़ी वाड़ी का बढ़ना, या मेल को मेल की तरह ट्रीट करना, वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होता है। उसके बाद आता है शुक्रवाहिनी, जिसको हम बोलते हैं वास डिफेंस। तो देखो वास डिफेंस ये वाले पार्ट हैं जो अभी बताया था मैंने,
ये वाली पार्ट है, ठीक है, वास डिफेंस। तो वास डिफेंस का काम क्या है, एक नली जो कि शुक्राणु को मूत्राशय में आने वाली नली से जोड़ता है। तो मतलब क्या करता है कि जो वास डिफेंस है वो क्या करता है, शुक्राणु को मूत्राशय नली से जोड़ता है। तो ये देखो यहाँ पे, अभी इसको इरेज करो, अभी मैं बताता हूँ। ये देखो ये वास डिफेंस है, ये वास डिफेंस गया, और ये किसके साथ जो यहाँ से ऐसे जाते हुए, ये देखो इस पॉइंट पे ये यूरिन वाली और ये स्पर्म वाली दोनों नली क्या करते जुड़ती है। तो ये वास डिफेंस है जिसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी, और ये है यूरिनरी ब्लड, मतलब कि जिससे यूरिन आता है, जो मूत्रवाहिनी। इन दोनों को इस पार्ट पे जोड़ा जाता है, यही चीज यहाँ पे कह रहा है वास डिफेंस के बारे में। उसके बाद है ग्रंथि, यहाँ पे है ग्रंथि जिसको प्रोस्टेट या शुक्राशय बोलते हैं, ठीक है। तो अपने श्रावण को शुक्रवाहिनी को के मार्ग में मिलाता है। तो मतलब सीधे सीधे का मतलब क्या हुआ कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, ग्रंथि है जो प्रोस्टेट है, जो शुक्राशय है, ये कहाँ गया, ये प्रोस्टेट, ये जो है, ये इसका फंक्शन हमें पढ़ना है। ये कह रहा है कि अपने स्राव को शुक्रवाहिनी के मार्ग में मिलाता है, मतलब कि जो चीज वो रिलीज करता है वो शुक्रवाहिनी में देता है। अब यह द्रव शुक्राणु परिवर्तन को आसान करता है, मतलब क्या है, कह रहा है कि यह जो द्रव शुक्राणु है के परिवहन में, सॉरी परिवर्तन बोल रहा हूँ, परिवहन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, मतलब कि उसको आगे बढ़ने में आसान करता है। कौन करता है, ये प्रोस्टेट जो रिलीज करता है, ठीक है, आसान बनाता है और पोषण देता है। तो सीधे सीधे मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे प्रोस्टेट है, ये एक तरल पदार्थ देता है, और तरल पदार्थ किस में देता है, स्पर्म में। स्पर्म को क्या करता है, मूव करने में आसानी करता है, और उसके बाद उसके साथ साथ क्या देता है, न्यूट्रिशंस देता है। क्या देता है, न्यूट्रिशन, पोषण देता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है मूत्र मार्ग, जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं। अब ये है शुक्राणु, तो यूरेथ्रा में क्या है, शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए सामान्य मार्ग होता है। तो जो मूत्र मार्ग ये क्या होता है, या इसी मार्ग से, ये जो आपको दिख रहा है, ये इसी मार्ग से क्या आता है, यूरिन भी आता है और स्पर्म भी आता है, ठीक है। तो ये कॉमन पैसेज होता है मेल में, जिससे मतलब कि स्पर्म भी आते हैं और यूरिन भी आते हैं। तो ये हुआ हमारा मेल रिप्रोडक्शन पार्ट के जो सारे भी थे, वो सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर दिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब उसी तरह फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट हमें देखना है, पढ़ना है, समझना है। अब मादा प्रजनन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अब सबसे पहले है कि यह अंडा एक पैदा करने के लिए होता है। तो मतलब कि मेल जो था वो स्पर्म के फॉर्मेशंस के लिए था, और जो फीमेल है वो एग फॉर्मेशंस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे शुक्राणु प्राप्त करने और भ्रूण को विकसित करने में सहायता करने के लिए रहता है। तो क्या करता है, ये शुक्राणु को क्या करता है, रिलीज, मतलब प्राप्त करता है। जो शुक्राणु कहाँ से आता है, वो मेल से आता है। उसके बाद क्या बनाता है, ये भ्रूण बनाता है, मतलब जायगोट बनाता है बच्चे के रहने के लिए। अब यहाँ पे है अंडाशय, ओवरीज, मादा जनन कोशिका या अंडाणु उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो जो ओवरीज है, वो क्या करता है, वो एक का फॉर्मेशन करता है, ये एक का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अंडा से इसी में एक बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एक लड़की हजारों परिपक्व अंडाणुओं के साथ पैदा होता है, मतलब ये गर्ल्स जो होती है ना, जन्म से उसके पास क्या होता है, बहुत सारे एग होते हैं, ठीक है। यौना आरंभ के बाद हर महीने एक अंडाशु उत्पन्न होते हैं। तो जैसे ही वो मेच्योर होता है, मतलब कि 12 साल 13 साल का होता है, तो हर एक महीने एक एक क्या होता है, वहाँ से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है, तो वो रिलीज होता है अंडाशय से। कहाँ से रिलीज होता है, ये अंडाशय से। तो ये जो हमारा पार्ट है अंडाशय है, यहाँ से रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, एग रिलीज होता है हर एक महीने। अब एक होता है अंडवाहिका, जिसको बोलते हैं ओविडक्ट या फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। तो ओविडक्ट या फिलिपियन ट्यूब, यहाँ पे देखो ये जो पाथ है ना, ये वाली रास्ता, इसको बोलते हैं ओविडक्ट या फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं, जो कि दोनों तरफ अंडाशय से यूट्रस से जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा रहता है, यूट्रस से जुड़ा रहता है, फिलिपियन ट्यूब है। यहाँ पे पतली नलिका जो कि अंडाणुओं और अंडाशय के गर्भाशय तक ले जाता है। तो ये गर्भाशय है,
ठीक है, ये गर्भाशय है पूरा भाग, और ये अंडाशय है, और अंडाशय से अंडा निकल के गर्भाशय में आता है, और जो लाने वाला जो है बीच में वो है हमारा फ्लैपियन ट्यूब। क्या है? फ्लैपियन ट्यूब, जिसको अंडवाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनी के हेल्प से जो अंडाशय है वो कहाँ जाता है? यूट्रस में जाता है। तो सीधे सीधे कहने का मतलब ये हुआ कि जो फ्लैपियन ट्यूब है, इस ट्यूब के जरिए यहाँ से एग रिलीज होकर के कहाँ पहुँचता है? इस जगह पे पहुँचता है, गर्भाशय में पहुँचता है, यूट्रस में पहुँचता है। ठीक है, क्लियर? वेरी गुड। उसके बाद है शुक्राणु द्वारा निषेचन आमतौर पर यहीं पे होता है। तो मतलब कि जो स्पर्म है, स्पर्म जो है वो जैसे मान लो कि यहाँ से एग निकला, ये पॉइंट पे एग है, और इस यहाँ से क्या होता है? स्पर्म का क्या होता है? एंट्री होता है, और स्पर्म्स मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आते हैं जाते हैं, और यहीं पे क्या होता है? जो स्पर्म है वो किससे मिलता है? एग से मिलता है। यहीं पे स्पर्म किससे मिलता है? एग से मिलता है। ठीक है, तो यही चीज़ कह रहा है कि जो फिलिपियन ट्यूब है उसी में जो एग है और जो स्पर्म है दोनों का क्या होता है? मिलान होता है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है अगला पॉइंट कि गर्भाशय यूरेट्रस एक लोचकदार, ठीक है, थैली जैसा संरचना जहाँ दोनों अंडवाहिका मिलती है। तो मतलब कि ये वाली अंडवाहिका, ये है ना अंडवाहिका, और ये अंडवाहिका दोनों मिलती है। ठीक है, भ्रूण गर्भाशय की परत पर स्थापित हो जाती है और गर्भ में विकसित होता है। योनि गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स के माध्यम से योनि में खुलता है। ठीक है, और यौन समागमय के दौरान शुक्राणु यहीं से प्रवेश करता है। तो जो सर्विक्स है, योनि है, ठीक है, यहीं से क्या होता है? स्पर्म्स क्या करता है? इंटर करता है। फीमेल में स्पर्म्स जो है वो इंटर करता है, वो योनि के द्वारा जाता है, और जो ग्रीवा है, ग्रीवा ही मेन गेट होता है स्पर्म्स को अंदर जाने का। ठीक है, सर्विक्स के माध्यम से इंटर करता है और योनि में प्रवेश होकर के। ठीक है, तो ये थे फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट। अब यहाँ पे आता है कि हमने अभी पढ़ा कि जो फीमेल का जो जन्म होता है ना, उसके एग में जो एग है, ये यहाँ पे एग है, ये एग है, इसमें बहुत सारे एग होते हैं, और जैसे ही अब 12-13 साल के ऊपर होते हैं, मेच्योर होते हैं, तो हर एक महीने क्या होता है? एग रिलीज होता है। ठीक है, एग रिलीज होता है, और किसका वेट करता है? स्पर्म का। तो वही कह रहा है कि मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन जब अंडाणु निषेचन नहीं होता। निषेचन का मतलब क्या हुआ? कि जब यहाँ पे एग आया और स्पर्म नहीं आया। ठीक है, तो स्पर्म कब आएगा? जब शादी होगा जब ही तो आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा। तो मतलब तब क्या होता है? इस एग का क्या होता है? एग हर एक महीने निकलता है, फिर होता क्या है इसका? तो वही चीज़ यहाँ पे हमें देखना है कि जब एग जो होता है ना नहीं होता है, मतलब कि फर्टिलाइज नहीं होता है, तो क्या होता है? तो वही बनता है जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसको बोलते हैं एमसी, जो हर एक गर्ल्स में होता है। ठीक है, अब कैसे होता है? यदि अंडाणु निषेचन नहीं होता है तो लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है। कितने दिन तक जीवित रहता है? 1 दिन तक। एग जो है वो 1 दिन तक जीवित रहेगा। भ्रूण को प्राप्त करने के लिए तैयार की गई गर्भाशय की मोटी और स्पंजी परत में अब यह आवश्यकता नहीं रहती है। मतलब कि ये परत और ये परत और ये परत, ये एक्चुअली में हर एक महीने तैयार होता है कि ये जो एग है ना, जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा, और उस बच्चे का हम जो एग आएगा उसे हम न्यूट्रिशंस वगैरह देंगे। ठीक है, अब तो एग फर्टिलाइज हुआ नहीं, तो क्या करेगा? एग टूट जाएगा 1 दिन के बाद। ठीक है, तो फिर ये धीरे धीरे क्या करता है? यह परत धीरे धीरे टूटती है। तो मतलब कि ये वाली जो परत आपको दिख रहा है, कि ये जो लेयर रेड रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये वाली परत, ये धीरे धीरे क्या होता है? टूटने लगता है। ये सारा परत क्या करता है? टूटने लगता है, और रक्त और श्लेष्मा म्यूकस के साथ योनि से बाहर आता है। तो ये रक्त और श्लेष्मा के तरह ये योनि से क्या होता है? बाहर की तरफ आता है। यह चक्र लगभग हर महीने होता है। तो हर एक मंथ में ये चक्र होता है, और इसे मासिक धर्म कहते हैं। इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या बोलेंगे मासिक धर्म, जो कि आमतौर पर 2 से 8 दिन का होता है। तो ये चीज़ याद रखना, कितने दिन का होता है? 2 से 8 दिन तक चलता है। समझ में आ गया? तो फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट भी समझ में आ गया, और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये भी समझ में आ गया। ये एग्जाम में आता है, व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है। तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ये है अंडाशय,
जिसमें एग रहता है और हर एक महीने एग निकलता है और ये फ्लैपियन ट्यूब में रहता है। फ्लैपियन ट्यूब में आने के बाद यह वेट करता है 1 से 2 दिन का। अगर स्पर्म आया तो ठीक है, तो ये मिलेगा और यहाँ पे जाएगा और क्या करेगा, मतलब कि बेबी का फॉर्मेशन करेगा। अगर स्पर्म नहीं आया तो ये टूट जाता है और ये जो गर्भाशय में स्पंजी लेयर है, ये लेयर क्या करती है, टूट जाती है और ग्रीवी का जरिए, योनि के जरिए म्यूकस के साथ ये बाहर आता है। इसी को हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। यही चीज था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रजनन स्वास्थ्य और गर्भ निरोधक। मतलब मान लो सपोज दैट कि जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं वो सोचते हैं कि हम जो है ना सेक्सुअल रिलेशंस तो करें, लेकिन क्या करें कि हम बच्चों के बीच में गैप लाए या हम फैमिली प्लानिंग देर से करेंगे। तो इसी को बोलते हैं हम यहाँ पे गर्भ निरोधक, मतलब कॉन्ट्रासेप्शंस बोलते हैं। और रिप्रोडक्शन हेल्थ क्या होता है कि जब हम रिलेशन में आते हैं तो एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग ना बहुत से सारे लोगों से इंटीमेट रहते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, उनकी बीमारी उसके अंदर आ जाता है, मेल की बीमारी फीमेल के अंदर आ जाता है या फीमेल की मेल के अंदर आ जाता है। इसी को बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज। मतलब कि कोई भी मेल फीमेल से इंटीमेट हो रहा है, ठीक है, तो उस समय में एक दूसरे का जो बीमारी है ना वो एक दूसरे के अंदर आ जाता है। इसी को बोलेंगे सेक्सुअल मतलब कि प्रजनन स्वास्थ्य बोलेंगे या एसटीडी। इससे बचने के लिए क्या क्या चीज़ हमें करना चाहिए और ये क्या होता है, ये चीज़ हमें पढ़ना है इसमें। तो कह रहा है यौन संचारित रोग जैसे एसटीडी, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब कि सेक्स करने के दौरान या उसके बाद जो बीमारी हो जाता है हमें एक दूसरे से, इसी को बोलेंगे एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। अब कहता है ऐसे रोग जो यौन प्रक्रिया के दौरान संचारित होता है, मतलब कि सेक्स करने के दौरान होता है, जब हम मिलते हैं, ठीक है, मेल फीमेल आपस में मिलते हैं तो उसके दौरान जो हो जाता है ना उसी को बोलेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज। क्योंकि देखो अभी जो है ना बहुत खराब आ गया है दुनिया, नेचर्स, उसमें क्या करते हैं ना लोग बहुत सारे लोगों से इंटीमेट हो जाते हैं। तो इसी के वजह से जो बीमारी होता है उसी को बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज। तो पहला जो बीमारी होता है जिसको बोलते हैं जीवाणु संक्रमण, बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, जिसमें होता है मोनोरिया या सिफिलिस। तो ये 2 बीमारी का नाम याद रखना, जीवाणु से होने वाला बैक्टीरिया जो मोनेरिया है और सिफिलिस है, जो किससे होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज से होता है। उसके बाद एक होता है विषाणु जिसको बोलते हैं वायरस, जो मस्से होता है। उसके बाद HIV एड्स होता है, ये बहुत खतरनाक बीमारी होता है। ये बीमारी ऐसे बीमारी है जिसका अभी तक इलाज भी नहीं है, इंसान की डेथ ही हो जाती है HIV एड्स जो होती है। अब तो ये समझ में आया कि जो बीमारी कैसे हो जाती है, बीमारी होती है सेक्सुअल सेक्स करने से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि अगर हम मतलब कि जो मतलब कि न्यूली कपल है, एक बच्चे हो गए उसे, ठीक है, वो चाहते हैं कि हम दूसरे बच्चे में ना हम 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का गैप रखें। तो एक्चुअली में क्या है ना कि यहाँ से एग का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, एग का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब एग फॉर्मेशन होने के बाद जब भी मेल फीमेल मतलब कि जो पेरेंट्स है जब इंटीमेट करेंगे तो यहाँ से स्पर्म तो यहाँ पे आ ही जाएगा। तो हमें क्या करना होता है ना, यहाँ पे कुछ बैरियर लगा देना होता है, मतलब कि हमें ना स्पर्म को एग से नहीं मिलने देना है। जैसे ही मिल जाएगा तो बच्चे का फॉर्मेशन होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं रोकथाम, ठीक है। अब ये कैसे कैसे करते हैं, किस प्रोसेस से करते हैं, यही चीज़ हमें यहाँ पे पढ़ना है, किस तरीके से हम इसे क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, रोकथाम करेंगे। तो कह रहा है यौन संबंध के दौरान शिशन में कंडोम का उपयोग करते हैं। तो ये शिशन है, ये मेल का पार्ट है शिशन। इसमें हम क्या करेंगे, कंडोम का उपयोग करेंगे। तो इसका आउटर लेयर एक प्लास्टिक का लगा देंगे। तो जो भी स्पर्म है, जो स्पर्म है ना, ये यहाँ पे आकर के जमा हो जाएगा, इस प्लास्टिक में ही रह जाएगा। ये मतलब कि ग्रीवा से अंदर नहीं आ पाएगा, मतलब योनि में आ ही नहीं पाएगा, इंजेक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, स्पर्म नहीं आएगा तो एक से नहीं मिलेगा तो प्रेग्नेंट नहीं होंगे। तो ये पहला चीज़ हो गया, पहला चीज़ हो गया कॉन्डोम, जो कि मेल अपने योनि पे लगाता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, इनसे संक्रमणों को संचार को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं, इससे बीमारी से ही बचते हैं इसके यूज़ करने से, कंडोम को यूज़ करने से। और दूसरा चीज़ है कि हम अनचाहे प्रेगनेंसी को भी रोक सकते हैं। तो पहला पॉइंट था हमारा कॉन्डोम, ठीक है। उसके बाद गर्भ निरोधक, गर्भा से बचने के तरीके क्या क्या हैं। तो बच्चे हम नहीं चाहते हैं, लेकिन मेल फीमेल इंटीमेट होंगे ही होंगे,
ऑब्वियसली बात है, क्योंकि शादी के बाद, ठीक है, तो हम नहीं चाहते हैं बच्चे को, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे मतलब तरीके, साइंटिफिक तरीके हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ 3 है, 3-4 तरीके हैं, ये चीज़ हमें देखना है, ठीक है। पहला क्या बात कह रहा है कि गर्भाशय महिलाओं के शरीर और मन पर भी भारी मांग डालते हैं, इसीलिए इससे बच्चे के लिए तरीकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। गर्भ अवस्था महिलाओं के शरीर और मन पर भी भारी मांग डालती है, इसीलिए इससे बच्चे के लिए भी तरीके का उपयोग करना चाहिए। गर्भ अवस्था में महिलाएं के महिलाओं के शरीर और मन भी भारी मांग डालती है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। तो पहला चीज़ ये दिया हुआ श्रेणी क्या क्या चीज़ है। तो पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है और तीसरा पॉइंट है। तरीका क्या है, क्रिया क्या होता है, इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि हम किसका यूज़ करेंगे, कॉन्डोम का यूज़ करेंगे। तो ठीक है, देखो कॉन्डोम का मतलब पुरुष के लिए या सामान्यतः आवरण महिलाओं के लिए भी आता है, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं। या हम लूप या कॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो लूप या कॉपर्टी क्या होता है, तो जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, तो इसमें हम कॉपर्टी का यूज़ करते हैं या लूप का यूज़ करते हैं। तो एक कुछ इस तरीके का कॉपर्टी होता है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, योनि के ज़रिए इस पॉइंट पे कॉपर्टी लगा देता है इस तरीके से। तो ये जो फ़िलिपियन ट्यूब का जो मतलब कि जो रास्ता है ना, उसको बंद कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो स्पर्म है वो अंदर जा ही नहीं पाएगा और एग से नहीं मिल पाएगा। तो इससे भी हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो ये कॉपर्टी होगा रोकने का, ठीक है। उसके बाद इसका क्या फंक्शंस होंगे, तो ये फंक्शंस दे रखे हैं। शुक्राणु और अंडाणु तक पहुँचने से रोकता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, कंडोम एसटीडी को भी रोकने में मदद करता है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज़ को भी रोकने में कंडोम क्या करता है, हेल्प करता है। अब उसके बाद है रासायनिक, ये तो यांत्रिक था, ठीक है। उसके बाद है रासायनिक, यहाँ पे क्या कर रहा है, मुख्य गोली ओरल पिल्स, इसके लिए दवाई भी आता है। वो क्या करता है, इसके काम क्या है, हार्मोनल संतुलन में बदल देता है और ताकि अंडाणु मुक्त न हो और निषेचन न हो पाए, मतलब कि एग रिलीज ही नहीं हो पाएगा, अंडाशय से एग नहीं आएगा तो स्पर्म्स वहाँ तक जाएगा तब भी एग से मिलेगा नहीं। तो ये हो गया। मेडिसिन का यूज़ करते हैं लेकिन ये बहुत नुकसानदेह होता है। अब उसके बाद है हार्मोनल असंतुलन बदलने के कारण दुष्प्रभाव भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद शल्य चिकित्सक मतलब कि डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, शुक्र वाहिनी का अवरुद्ध करना और पुरुष में नसबंदी होता है, तो वो डिफेंस को काटता है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, मेल में कि ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारा वास्ट डिफेंस, ठीक है। ये वास्ट डिफेंस को क्या करता है, डॉक्टर कहीं से कट कर देता है। तो वास्ट डिफेंस को जैसे कट करेगा तो यहाँ से जो है ना स्पर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो यहीं पे रुक जाएगा, वास्ट डिफेंस से स्पर्म नहीं बाहर आ पाएगा। तो इसी की वजह से क्या होगा कि फीमेल के अंदर स्पर्म नहीं जा पाएगा और उससे प्रेगनेंसी को रुक सकते हैं हम, ये चीज़ हुआ, ठीक है। तो ये मेल में होता है। शुक्राणु का स्थानांतरण को रोकता है और दीर्घकालीन सुरक्षा, लेकिन ठीक से न होने पर सर्जरी के जोखिम हो सकते हैं, मतलब कि सही से अगर उसको हम काटा नहीं गया तो इसमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्या होता है, अंडवाहिका को अवरुद्ध करना, ये महिला में भी करते हैं। अंडवाहिका को अवरुद्ध का मतलब क्या हुआ कि अब फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अब तो हमने मेल में समझ लिया था, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट ये है, इसको यहाँ से इसको या तो बांध देना किसी चीज़ से, मतलब कि डॉक्टर सर्जरी करते हैं, पता नहीं इसको काटते हैं या बांध देते हैं। तो इससे क्या होगा, एक बाहर की तरफ नहीं आएगा, एक क्या होगा इससे बाहर की तरफ नहीं आएगा। ये भी एक है। तो मतलब या तो मेल में वास्ट डिफेंस को मतलब कि रोक दो वहाँ पे, ठीक है। फीमेल में क्या करते हैं, अंडवाहिका को यहाँ पे रोक दो, जाम कर दो या काट दो, दो ही चीज़ हुआ। तो इन दोनों वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इससे क्या होगा, अंडवाहिनी को गर्भ तक पहुँचने से रोकेगा, मतलब कि जो अंडा है वो यूट्रस तक नहीं आ पाएगा, यूट्रस तक नहीं आएगा तो फिर बेबी का फॉर्मेशन नहीं होगा। दीर्घकालीन सुरक्षित, लेकिन ठीक से न करने पर सर्जरी में जोखिम। तो वही बात है कि सही से नहीं होगा तो सर्जरी में दिक्कत आ जाएगी। अच्छा, ये पॉइंट तो हमने एक्सप्लेन किया ही नहीं। गर्भ अवस्था को रोकने के लिए गर्भाशय में रखा जाता है कॉपर्टी, हाँ।
तो ये रखा कहाँ जाता है, यूट्रस में रखा जाता है गर्भावस्था को रोकने के लिए। अब यहाँ पे गर्भाशय की जलन के कारण दुष्प्रभाव हो सकता है, मतलब कि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ये सब चीज़ प्रिवेंट करने के लिए तो दे रखा है, इसके साइड इफ़ेक्ट भी दे रखे हैं। तो बेटा ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए और आप इसे पढ़